तो वेलकम गाइस। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है रेड हैट पीसीएस क्लस्टर। रेड हैट पीसीएस क्लस्टर एक बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, पीस ऑफ सॉफ्टवेयर है जो कि आपको ओपन सोर्स है, जो कि आपको हाई अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करता है जब आप एक से ज्यादा सर्वर्स को ज्वाइन करके कोई सर्विसेज कंबाइंड फॉर्म में चलाना चाहते हो। इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छी स्लाइड दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये दिखाता हूँ मैं आपको स्लाइड। इसके अंदर मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाया है। सॉरी, ये मैंने दो बार सर्वर वन लिख दिया है। तो देखो, एक आपके पास सर्वर है, एक आपके पास एक और सर्वर है। मान लो आपने दो सर्वर्स लगा दी एक ही साइट के अंदर। आपने दो फिजिकल सर्वर या दो दो सेपरेट वीएम्स बना दी हैं। अब होता क्या है कि इंडिविजुअली वो वीएम एक सिंगल कोई सर्विस, मान लो कोई सर्विस दे रहे होंगे, ठीक है, ए बी सी जो भी सर्विस होगा। ऐसे ही आपने एक और कॉपी बना दी। अब आपने दो कॉपीज तो बना दी हैं, लेकिन अब आप जब कस्टमर को एक्सपोज करते हो अपनी एपीआईज, ठीक है, आप अपनी आईपी देते हो, जब आईपी प्रोवाइड करोगे, तो उस केस में क्या होगा कि अब जो सर्वर है आपका, जैसे सर्वर वन है, इस वाले केस में आप देखोगे तो सर्वर वन लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो सर्वर वन है मेरा, इस पे मान लो कि मैं कोई वेब सर्विस चलाता हूँ, ठीक है, वेब ऐप चलाता हूँ, कोई भी मान लो एक वेबसाइट में होस्ट कर रहा हूँ सर्वर के ऊपर। तो इस सर्वर की अपनी एक रियल आईपी होती है, ठीक है, जिसको मैं आईपी वन बोलता हूँ। अब क्या होता है कि जो ये सर्वर जो भी वेब के ऊपर काम होता है ना, वो सारा मेरा सेव होता है एक डेटा स्टोरेज में जाके। और वो स्टोरेज जो है मेरा शेयर्ड है। शेयर्ड इन द सेंस, मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है कि आपने मान लो एक से ज्यादा सर्वर्स लगाए हैं, ठीक है। अब क्या है कि वो सारे सर्वर्स उसे शेयर करेंगे, बट वो आप जो कॉन्फ़िगरेशन है कि आपको एक्टिव एक्टिव रखना है, एक्टिव स्टैंड बाय रखना है, कैसा कॉन्फ़िगरेशन है, वो आपके ऊपर डिसाइड करता है। जब आप डिजाइन करते हो कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सॉल्यूशन, तो आप ये डिसाइड करते हो कि जब आप हाई अवेलेबिलिटी का सॉल्यूशन बना रहे हो, तो उस केस में आप स्टोरेज को किस तरीके से एक्सेस करना चाहते हो। क्या उसको आप पैरेलली राइट करना चाहते हो कि मेरे इधर से भी राइट होता रहे, मेरी दूसरी वीएम से भी राइट होता रहे? तो दैट इज नॉट अ केस ऑफ एक्टिव स्टैंड बाय, उसको हम एक्टिव एक्टिव कहते हैं। तो वो जनरली क्या होता है, वो तो आप लोड बैलेंसर से भी कर सकते हो। अगर आपके पास एक्टिव एक्टिव 5 सर्वर हैं, एक्टिव इन द सेंस कि वो आइसोलेटेड है, स्टैंड अलोन, तो 5 स्टैंड अलोन सर्वर अगर आपके हैं और आपके पास एक कॉमन शेयर्ड डेटाबेस है या शेयर्ड स्टोरेज है मान लो, तो आप क्या करते हो, लोड बैलेंसर ऊपर लगा देते हो। लोड बैलेंसर एक सिंगल आईपी रहता है, वो क्या करता है, नीचे आपके पांचों सर्वर को इंडिविजुअली रिक्वेस्ट देगा, और हर एक सर्वर वो रिक्वेस्ट को रिसीव करेगा जो भी सेशन में उसको आएगा, और उसके बाद वो क्या करेगा, अपने जो भी स्टोरेज होगा वहां जाके राइट कर देगा डेटा। ये आपका एंड टू एंड फ्लो होता है। ऐसे ही आपका 1 2 3 4 5 काम करता है। ये होता है लोड बैलेंसिंग। लोड बैलेंसिंग जनरली आप एक्टिव एक्टिव कॉन्फ़िगरेशन के लिए रखते हो। पर हम बात कर रहे हैं आज किसकी बात करें, हम बात करें हाई अवेलेबिलिटी। हाई अवेलेबिलिटी बेसिकली कहते किसे हैं? हाई अवेलेबिलिटी का मतलब ये है कि मान लो आपने एक फिजिकल सर्वर लगा के दे दिया कस्टमर को, ठीक है, उस पे आप कोई सर्विस चला रहे हो। अब क्या होता है कि किसी दिन किसी इशू हो गया, कुछ भी प्रॉब्लम आ गई, वो सर्वर डाउन हो गया, ठीक है, वो क्रैश हो गया, पावर ऑफ हो गया, कुछ भी हो गया, मतलब ड्यू टू एक्स वाई जेड रीजन आपका वो सर्वर एक्सेसिबल नहीं है, बंद हो गया। अब जैसे ही वो सर्वर बंद होगा, उसके ऊपर मान लो अगर वेब चल रहा है, तो वो वेब बंद हो गया। अब अगर वो वेब बंद हो गया, वो GUI बंद हो गई, तो आपका सारा डाउन हो गया। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम हाई अवेलेबिलिटी का सोल्यूशन बनाते हैं। हाई अवेलेबिलिटी के सोल्यूशन में हम क्या कहते हैं कि हम इसी सर्वर की एक और कॉपी बनाएंगे, एक और सर्वर लगाएंगे जो बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही होगा। बट हम क्या करेंगे, अब देखो, दोनों को आप इंडिविजुअली चलाओगे तो वो तो दो सेपरेट सर्वर हो गए, तो वो जॉइंट नहीं है, क्लस्टर नहीं है। वो बेसिकली इंडिविजुअली काम कर रहा है। उसमें से एक जो काम कर रहा है दूसरे को नहीं पता क्या करता है, दूसरे वाले को ये नहीं पता कि पहला वाला क्या काम करता है। बट हम क्या डिजाइन करना चाहते हैं, हम एक ऐसा सोल्यूशन बनाना चाहते हैं हाई अवेलेबिलिटी का, जिसमें ओवरऑल सोल्यूशन, अगर आप बाहर से देखो, कोई बाहर एक्सटर्नल वर्ल्ड से कोई क्लाइंट कनेक्ट करता है या कोई बाहरी दुनिया से देखता है, तो उसको एक ब्लैक बॉक्स दिखता है। ब्लैक बॉक्स क्यों दिखता है? क्योंकि उसको नहीं पता कि आपने अंदर एक सर्वर लगाया है, दो सर्वर लगाया है या तीन सर्वर लगाया है। आपने उसको सिर्फ एक ही आईपी एक्सपोज की होती है, सिंगल आईपी। अब आपका बैकएंड पे आपका एक सर्वर डाउन भी हो जाता है, स्टिल उसका काम चलता रहता है, उसकी वो वीआईपी है वो अलाइव रहती है, और जो भी वो डेटा राइट कर रहा है वो उसका डेटा राइट होता रहता है, तो जिसे हम एंड टू एंड फ्लो कहते हैं। तो आपका एंड टू एंड जो फ्लो है वो कभी भी टूटता नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपका मान लो कि एक सर्वर डाउन होगा, कोई ऐसा मैकेनिज्म होगा, कोई ऐसी चीज होगी जो ऑटोमेटिकली स्विच कर देगा सारा कुछ उठा के दूसरी नोड पे। तो एंड यूजर को पता नहीं चला। अब हम उस सॉफ्टवेयर की बात करते हैं जिसको हम कह रहे हैं कि वो क्या होता है जो बैकएंड पे काम करता है। इसके लिए रेड हैट एक पीसीएस क्लस्टरिंग सॉफ्टवेयर ऑफर करता है, जो कि बहुत ही मतलब ब्रिलियंट सॉफ्टवेयर है।
क्लस्टरिंग सॉल्यूशन के लिए, और बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स है, आप आराम से यूज कर सकते हो बिना किसी लाइसेंस के इशू की वजह से। तो आपको कोई लाइसेंस का रिस्ट्रिक्शन नहीं आएगा। अब इसमें फायदा क्या होता है कि आप मान लो कि जैसे ये एग्जांपल दिखाया मैंने आपके सामने, अब मैं आपको क्या करता हूँ कि प्रैक्टिकल सिनारियो दिखाता हूँ, ठीक है। अब मैंने बनाया है वीएम, ठीक है। अब मैंने बनाए हैं दो वीएम्स, एक है मेरा एक्टिव नोड, एक है मेरा स्टैंड बाय नोड। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये एक मेरा सर्वर है, ठीक है, जिसकी आईपी है, इसकी आईपी है मेरी 11, ठीक है। और एक और सर्वर है मेरा जिसकी आईपी है, अगर आप देखोगे तो उसकी आईपी है 12। तो मेरे पास दो सर्वर है, 11 एंड 12, ठीक है। 192.168.1 नहीं बोल रहा मैं, शॉर्ट फॉर्म में 11 एंड 12 बोल रहा हूँ। तो जो डॉट 11 है उसके ऊपर एक वेब सर्विस चल रही है, और साथ के साथ वो किसी स्टोरेज से कनेक्टेड होगा, ठीक है। ऐसे ही डॉट 12 जो है वो भी क्या कहते हैं, उस पर कोई वेब सर्विस चल रही है, और वो भी डॉट 12 के साथ स्टोरेज से कनेक्टेड है। अब इसको हम देखने की कोशिश करते हैं कि जीयूआई एंड पे क्या होता है। जीयूआई एंड पे अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ। हाँ ये रहा, देखो। अब आप क्या कर रहे हो ना, ये बेसिकली आपने एक वेबसाइट बनाई है, ठीक है। ये आप वेबसाइट अगर देखोगे तो जब आप 11 को कॉल करते हो, तो जब आप 11 साइट को कॉल करते हो, ठीक है, मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये आपको बोलता है एक्टिव नोड, इफ यू आर वाचिंग दिस मैसेज दैट मींस कि जो पीसीएस क्लस्टर है वो एक्टिव है नोड 1 पे, ठीक है। 192.168.1.11 ये एक मैसेज है, दिस गुई इज बीइंग होस्टेड फ्रॉम सर्वर 1। तो ये जो मैं गुई एक्सेस कर रहा हूँ, मान लो कल को मैं क्लाइंट को कहता हूँ कि आप ये गुई कनेक्ट कर लो, और इस गुई में कनेक्ट करके आप अपना जो भी डेटा वेटा है आप यहाँ पे ऑपरेशंस कर सकते हो, जो भी ये सर्वर ऑफर करता है। अब ये देख रहे हो आप, अब क्या होता है, मैंने पैरेलली एक और सर्वर बनाया। दूसरा जो सर्वर है अगर मैं उसको करता हूँ, ठीक है, तो वो बोलता है स्टैंड बाय नोड, इफ यू आर वाचिंग दिस मैसेज दिस मींस पीसीएस क्लस्टर इज एक्टिव ऑन नोड 2। देखो ये तो मैसेज मैंने लिखा हुआ है, ये अभी मैं बाद में दिखाऊंगा। अब आप समझो कि ये जो गुई है ये आपकी बेसिकली नोड 2 से चल रही है। अब प्रॉब्लम क्या है, अब कोई भी अगर आप देखोगे तो ये इंडिपेंडेंटली दोनों सर्वर काम कर रहे हैं, ठीक है। 11 अलग चल रहा है, 12 अलग चल रहा है। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम ये आती है कि कस्टमर बोलता है कि मैं तो, मुझे कैसे पता चलेगा कि आपका सर्वर डाउन हो गया, ठीक है। अब जैसे आप google.com चलाते हो तो आपको थोड़ी पता है कि गूगल का कौन सा सर्वर कब डाउन होता है। अब बैकएंड पे वो कौन सी आईपी है, बिकॉज आप आईपी तो रिमेम्बर करते नहीं हो, ठीक है। अब ये कहता है कि आप क्या कहते हैं कि 11 और 12 में से मुझे कैसे पता चलेगा एज अ क्लाइंट कि आपकी कौन सी आईपी अप है या कौन सी आईपी डाउन है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने बोला कि हम एक काम करते हैं, हम इसमें वीआईपी बना देते हैं, वर्चुअल आईपी। अब मैं अगर इसके ऊपर वर्चुअल आईपी बना दूं ना, तो क्या होगा कि उसी आईपी को हर सिचुएशन में कॉल किया जाएगा। कैसे, जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब देखो मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको एक वर्चुअल आईपी दे देता हूँ। अब वर्चुअल आईपी देने का ये तरीका होता है, ठीक है। मैं आईपी ऐड करता हूँ पहले नोड पे। तो अगर मैं ये पहले नोड पे ऐड कर देता हूँ इसको, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे 13 कॉल करता हूँ। मैं यहाँ पे एक 13 आईपी दे दिया है, ठीक है। तो पहले देखते हैं कि आईपी चलेगी नहीं चलेगी। तो देखो आप, अभी ये 13 कॉल हो रहा है। एक बार देख लेते हैं कि 13 आईपी चलेगी नहीं चलेगी यार, लैब में बड़े इश्यूज हैं। तो हम देखते हैं कि क्या हमारा आईपी अप है या नहीं है। देखो 13 आईपी तो मेरा अप दिख रहा है, ठीक है। अब मैं बाहर से कनेक्ट करके देखता हूँ, क्या मैं 13 आईपी को लॉग इन कर पाता हूँ। लैब सेटअप में यार बहुत इश्यूज आ जाते हैं। देखो अब ये आईपी आ रही है कि ये कह रहा है कि अगर आप ना कस्टमर को भी ये वीआईपी पकड़ा दो, और कस्टमर को बोलो कि आप ये वाली आईपी यूज करो, तो जब ये आपका नोड 1 पे चलेगा तो ये बोलेगा कि ये नोड 1 पे है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस आईपी को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो अब मैं इसको करता हूँ डिलीट। तो यहाँ मैंने इस आईपी को डिलीट कर दिया। ये मैं आपको मैनुअल बता रहा हूँ कि आप एचए कैसे क्यों बनाते हो, क्या जरूरत है आपको एचए बनाने की। अब मैंने यहाँ से 13 हटा दिया, तो बेसिकली अब यहाँ पे कोई 13 आईपी एग्जिस्ट नहीं करती। तब आप देखोगे तो अब आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा, ठीक है, टाइम आउट हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं सेम आईपी को ऐड कर देता हूँ सेकंड नोड पे, जो कि मेरी है स्टैंड बाय। अभी बनी नहीं है, बनाना है इसे, स्टैंड बाय बनाना है, ठीक है। तो अब आप यहाँ आईपी एड्रेस शो करोगे तो यहाँ पे आपको 13 आईपी दिखेगी। तो अब हम यहाँ आते हैं और अब हम इसको फिर से चला के देखते हैं, ठीक है। अब आप देखो मैसेज क्या आ रहा है, कह रहा है स्टैंड बाय नोड। तो मैंने जब 13 आईपी को कनेक्ट किया था, कह रहा है इफ यू आर वाचिंग दिस मैसेज मींस पीसेस क्लस्टर इज एक्टिव ऑन सेकंड नोड, दिस गुई इज बीइंग होस्टेड फ्रॉम सर्वर 2। तो आप ये देखो कि क्लाइंट को मैंने तो पकड़ा दी सिंगल आईपी। मैंने क्लाइंट को बोला कि सर आप ये सिंगल आईपी यूज करो एवरी सिनारियो, चाहे मेरा सर्वर 1 एक्टिव हो चाहे मेरा 2 एक्टिव हो, आपके लिए हमेशा 13 आईपी चलती रहेगी, आपकी आईपी कभी डाउन नहीं होगी। अब बैकएंड की बात करते हैं।
तो देखो बैकएंड में क्या है कि आपका अभी कनेक्शन जा रहा है शेयर्ड स्टोरेज की तरफ, ठीक है, नोड 1 से। जब अब नोड 2 आपका अप होगा तो उस केस में क्या होगा कि आपका ये वाला होगा। अब देखो ये है सिनेरियो नंबर 2, इसको हम बोलते हैं रेनी डे। तो रेनी डे में क्या हुआ कि आपका सर्वर 1 हो गया डाउन, ठीक है। अब जब सर्वर 1 मेरा हो गया डाउन, तो उस केस में अब मेरा जो कनेक्शन है, तो मेरी जो रियल आईपी है वो तो हट गई। ये आप देखो, मैंने कस्टमर को हमेशा विप पकड़ाया है, मैं कस्टमर को कभी भी रियल आईपी नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि फिर कस्टमर को नई वाली आईपी यूज करनी पड़ेगी दूसरे सर्वर की। तो मैंने इसको विप दिया था। अब जो सोल्यूशन क्लस्टर का होगा वो क्या करेगा, वो इसको उठा के यहाँ ले जाएगा। तो जो ये 13 वेब होगा, अब ये इसको पॉइंट आउट करेगा और ये जो वेब है यहाँ से खुलेगा, और अब इस नोड का कनेक्शन बन गया है इसके साथ में। मतलब ये कि अब ये नोड सारा डेटा राइट करेगी। यहाँ पे अभी ये नोड डेटा राइट कर रही थी, लेकिन नॉर्मल डे में। अब जब आपका क्या कहते हैं कोई इश्यू आता है, तो उस केस में आपका सेकंड नोड जो है वो एक्टिव हो जाता है, ठीक है। ये हाई लेवल सोल्यूशन, मतलब थ्योरेटिकल सोल्यूशन है। अब मैं इसमें आपको स्टोरेज तो यार कनेक्ट करके इसलिए नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि ये वीएम मतलब वर्चुअल बॉक्स में तो शेयर्ड स्टोरेज का मतलब फ्लेक्सिबिलिटी मिलता नहीं है। वरना मैं आपको दिखा देता कि एक स्टोरेज में कनेक्ट करता और स्टोरेज को मैं दिखाता कि मैं कैसे डिस्कनेक्ट करके सेकंड वाले स्टोरेज पे पीसीएस क्लस्टर के थ्रू कर सकता हूँ। मैं आपको कैपेबिलिटी बता रहा हूँ जो पीसीएस क्लस्टर कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा भी पीसीएस क्लस्टर बहुत सारे काम करता है, ठीक है। पर हम जितना प्रैक्टिकली देख सकते हैं, मैं आपको उतना प्रैक्टिकली दिखाने की कोशिश करूंगा। अब सबसे पहले आप करोगे इंस्टॉलेशन। देखो पीसीएस क्लस्टर को इंस्टॉल करने के लिए मैंने कल भी आपको बताया था कि दो तरीके होते हैं। एक तो ये कि आप ऑफलाइन इंस्टॉलेशन, और एक होता है ऑनलाइन इंस्टॉलेशन। अगर आप जिस सर्वर पे काम कर रहे हो और उस सर्वर का अगर इंटरनेट से कनेक्शन है, तो वेल एंड गुड, आपका काम हो गया। आप सीधा कनेक्ट करो अपना इंटरनेट और आप सीधा इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर दो यम कमांड से। लेकिन अगर आपका मान लो कि सर्वर कनेक्टेड नहीं है, ऑफलाइन है, तो आप क्या करते हो उस केस में, आपको डीवीडी डाउनलोड करनी पड़ती है अपने ऑपरेटिंग सिस्टम की, ठीक है। जैसे मेरे केस में सेंटोस 7 है, तो सेंटोस 7 की आप डीवीडी डाउनलोड करोगे आईएसओ इमेज, और उसको आप अपलोड कर दोगे अपने सर्वर पे। और ये स्टेप्स मैंने कल आपको करके दिखाए थे। अनफॉर्चुनेटली लास्ट स्टेप में हमें एरर आई थी, ठीक है। वो ठीक है, वो लोकल सिस्टम इशू था, बट स्टेप सारे यही हैं। सबसे पहले आप क्या करते हो, अपनी सीडी को माउंट करते हो, माउंट करके आप पैकेजेस को कॉपी करते हो, पैकेजेस को कॉपी करके आप क्या करते हो, एक लोकल डायरेक्टरी में ले जाते हो, ट्रांसफर करते हो। उसके बाद आप क्या करते हो, आप अपने क्रिएट रेपो के कुछ आरपीएम इंस्टॉल करते हो, और क्रिएट रेपो के आरपीएम इंस्टॉल करने के बाद आप क्या करते हो, आप अपना जो है, जो आपकी जो पॉइंटिंग है, अभी जैसे मान लो आपका etc yum.repos.d, ये बेसिकली फाइल होती है। जो यम जब आप कमांड चलाते हो तो ये इसी फाइल में जाता है, और यहाँ पे जो भी कुछ लिखा होता है वो उसी के अकॉर्डिंग काम करता है। अब आपने यहाँ पे एक ऑफलाइन रेपोजिटरी बना दी, ठीक है। कुछ भी नाम दे दो, लोकल रेपो दे दो। आप नाम दे दिया आपने, उसके अंदर ये सारे आपने लोकेशन बता दिया। लोकेशन बेसिकली वो होता है जहाँ पे आपका आरपीएम रखा होता है, ठीक है। ये सब करके आप क्या करते हो, ऑफलाइन अपना आप यम रेपो बना लेते हो, और जब यम रेपो बन जाता है तब आप क्या करते हो, उसके बाद आप करते हो इंस्टॉल। तो कल मैंने इंस्टॉल भी किया था, बट मैं स्टिल आपके सामने इंस्टॉल कर रहा हूँ, ठीक है। एक बार मैं और प्रैक्टिस बता देता हूँ। तो यहाँ पे हम लिखते हैं यम हाइफन वाई इंस्टॉल, और पैकेज का नाम, तो पैकेज है मेरा कोरोसिंग पेसमेकर एंड पीसीएस, ठीक है। एक फेंस भी एक सर्विस होती है पीसीएस के अंदर, तो वो भी मैं आपको इंस्टॉल करके बता दूंगा। दिखा तो नहीं पाऊंगा, बट मैं बता दूंगा उसके बारे में भी। तो ये क्या कर रहा है, अभी ये इंस्टॉलेशन इसने शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि जो मेरी वीएम है वो इंटरनेट से ऑलरेडी कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने इंस्टॉलेशन प्रोसीड कर दिया। अब ये मेरा पैकेजेस इंस्टॉल कर रहा है। कल मैंने आपको बताया था कि आरपीएम्स जब भी इंस्टॉल किए जाते हैं, क्योंकि क्या होता है कि ये जो आपके पीसीएस वगैरह, या मान लो ये तो पैकेज का नाम है, अब पैकेज के अंदर ना बहुत सारे आरपीएम्स होते हैं। अब इसमें भी देखो आपको 149 दिख रहा है। अब 149 आरपीएम्स को अगर आप खुद एक एक करके इंस्टॉल करोगे आरपीएम हाइफन आईवीएच कमांड से, तो आपको सारी डिपेंडेंसी का पता होना चाहिए। अदरवाइज आपकी इंस्टॉलेशन जो है वो स्टक हो जाएगी, आप नहीं कर पाओगे इंस्टॉलेशन, ठीक है। तो इसीलिए आप क्या करो, हमेशा यम का मेथड यूज करो। यम मेथड क्या होता है, यम ओएस को समझता है, ठीक है। और यम आपका जो है रेड हैट लाइनक्स में चलता है और सेंटोस में चलता है, उबंटू में नहीं चलता है, और ना ही फेडोरा में चलता है, ना कहीं और चलता है, ठीक है। डीएनएस डीएनएस करके, सॉरी डीएनएफ करके एक नई कमांड आई है, जो कि आपको रेड हैट 8 के ऑनवर्ड्स मिलेगी, सेंटोस 8 में भी मिलेगी। डीएनएफ करके कमांड होती है, तो यम को उन्होंने रिप्लेस कर दिया डीएनएफ से। डीएनएफ एक बहुत पुराना मतलब फीचर है, जो कि फेडोरा में आया था बहुत साल पहले, और रेड हैट ने उसको फाइनली जो है अब अपने एंटरप्राइज एडिशन के अंदर रेड हैट 8 ऑनवर्ड्स उसको इंक्लूड किया है। तो अब आपकी जो यम की कमांड है ना, वो डेप्रिशिएट हो गई है, अब यम नहीं चलता, अब डीएनएफ चलता है। तो ये एक जस्ट इंफॉर्मेटिव पार्ट था आपके लिए। अब देखो आपका पीसीएस क्लस्टर इंस्टॉल हो गया है, ठीक है।
अब जब ये सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर लेते हो उसके बाद आप क्या करते हो, उसके बाद आप करते हो उसको इनेबल। तो 3 सर्विस होती है पीसीएस के अंदर, इस क्लस्टर के अंदर। एक होता है आपका पीसीएसडी, दूसरा आपका होता है कोरोसिंक, और तीसरा होता है पेसमेकर। आपको इन्हें इनेबल करना होता है। अब इनेबल मैंने आपको बताया था कल भी। इनेबल का क्या मतलब होता है कि जब आपका सर्वर रिबूट होगा ना, तो जो जो सर्विसेज को आप इनेबल करके रखते हो, ठीक है, अगर आप लिखते हो सिस्टम सीटीएल स्टेटस, अगर आप स्टेटस चेक कर रहे हो और मान लो अगर फॉर एग्जांपल आप चेक करते हो पीसीएसडी, अब पीसीएसडी का अगर आप स्टेटस चेक करते हो तो यहाँ पे ना आपको दो चीजें दिखती है। एक तो ये मिलता है लोडेड है नहीं है, मतलब ये कि इसका जो सर्विस है वो एडेड है या नहीं है, एक्टिव है या नहीं है। तो इनएक्टिव डेड बता रहा है, ठीक है, क्योंकि अभी चला ही नहीं है। एक ये स्टेट होता है इनेबल्ड, एक होता है वेंडर प्रीसेट डिसेबल्ड। वेंडर प्रीसेट डिसेबल्ड का मतलब होता है जो ओएस के साथ बाय डिफॉल्ट इनेबल होके आता है। कुछ ऐसे सर्विसेज होती हैं जो बाय डिफॉल्ट ओएस के साथ आती हैं, कुछ होती हैं जो हम खुद ऐड करते हैं। अब जैसे ये पीसीएस है, ये तो मैंने ऐड किया है, तो इसमें कभी वेंडर वाला तो पार्ट आएगा नहीं। अब हमारे पास जो पार्ट आता है वो आता है कौन सा, वो आता है हमारा क्या कहते हैं, ये सेकंड वाला, सॉरी फर्स्ट वाला। तो ये इनेबल होना चाहिए। अगर ये आपका इनेबल नहीं है तो जब आप सर्वर रिबूट करोगे तो क्या होगा कि जब आप सर्वर रिबूट करोगे तो ये सर्विसेज अपनी आएंगी, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है कि ये स्टेप्स आपको फॉलो करना है। ये मैं आपको डॉक्यूमेंट भी शेयर कर दूंगा, ज्यादा बड़ा डॉक्यूमेंट नहीं है, कुछ है नहीं, बस बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ लो, ठीक है। लैब बनानी है, लैब बना सकते हो, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपको लैब बनाने में कोई भी इशू आ रहा है। आप अपना खुद का एक पीसीएस लैब बना सकते हो जिसमें आप जो चाहे वो चीजें आप टेस्ट कर सकते हो। तो अब देखो पीसीएसडी सर्विस मैंने कर दी स्टार्ट। पीसीएसडी बेसिकली क्या है, पीसीएसडी देखो तीन तरीके की कंपोनेंट होते हैं, पेसमेकर, कोरोसिंक और पीसीएसडी। पीसीएसडी ये समझ लो कि एडमिनिस्ट्रेटर काइंड ऑफ थिंग है, जो कि पूरे क्लस्टर को मैनेज बेसिकली रन नहीं करता है, ना ही वो कंट्रोल करता है। वो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन वाला काम करता है। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जैसे कि मुझे कोई नई सर्विस ऐड करनी है या मुझे कुछ करना है तो मैं किसके थ्रू करूंगा, मेरे पास इंटरफेस क्या होगा, तो उसका इंटरफेस देता है वो बेसिकली। तो जो कमांड चलाते हैं ना पीसीएस कमांड, वो सारी चीजें आपकी जो है वो पीसीएस से आती है, पीसीएसडी डेमन से। कोरोसिंक और पेसमेकर क्या करते हैं, कोरोसिंक जो होता है वो क्या करता है, क्लस्टर को सिंक्रोनाइज करके रखता है। पेसमेकर मॉनिटरिंग करता है, मतलब ये कि वो हार्ट बीट की तरह होता है, जो कि हर सेकंड जो है चेक करता रहता है रिसोर्सेस को, कि क्या मेरी रिसोर्सेस सही है नहीं है, क्या मेरी कोई रिसोर्स डाउन तो नहीं हुई है। तो ये तीन तरीके के कंपोनेंट्स होते हैं जो कि आपके हमेशा काम आते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कल कि आपको सबसे पहला काम क्या करना होता है, आपको ईटीसी होस्ट में एंट्री करनी होती है। अब आप पूछोगे कि ईटीसी होस्ट में एंट्री क्यों करनी है। ईटीसी होस्ट में एंट्री इसलिए करनी है कि जो क्लस्टर है मेरा वो हमेशा काम करता है होस्ट नेम पे। अब मेरे पास एक्सटर्नल डीएनएस तो है नहीं। अगर एक्सटर्नल डीएनएस होता तो मैं उससे सीधा पूछ लेता कि ये होस्ट नेम का मुझे आईपी बता दो। तो अब मैं इस केस में क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखूंगा जैसे आईपी 192.168.1.11। अब 11 क्या है मेरा, 11 है मेरा सर्वर वन। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सर्वर वन, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ 192.168.1. सॉरी 11 था मेरा सर्वर वन और 12 है मेरा सर्वर टू। और उसके बाद हम लिखेंगे, आप चाहे तो विप भी लिख सकते हो। विप क्या होगा, 192.168.1.13। अब इसको आप चाहे तो सर्वर विप भी कह सकते हो या कुछ भी नाम दे दो यार, ये तो जस्ट कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। आप इस फाइल में जो भी लिखोगे वही सेम चीज आपकी एज इट इज चलेंगी। तो ये सर्वर जब भी आपका मान लो ये जब भी नोड काम करेगा तो ये हमेशा इस ईटीसी होस्ट फाइल को पढ़ेगा। तब जैसे मान लो मैं भी पिंग करता हूँ, मैं पिंग में लिखता हूँ सर्वर वन, ठीक है, सर्वर हाइफन वन। अब देखो ये पिंग कर रहा है। मैं बोलता हूँ सर्वर हाइफन टू, तो ये देखो ओके वन दोबारा से हो गया, सर्वर हाइफन टू, तो ये देखो आप पिंग कर रहा है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ सर्वर, तो ये इसको भी पिंग कर रहा है। दैट मीन्स कि मेरी जो आईपी नंबर IP13 है वो भी स्टिल असाइंड है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं पहले ये आईपी भी हटा देता हूँ, क्योंकि ये आईपी वीआईपी होगी और ये वीआईपी को मैं क्लस्टर के थ्रू चलाऊंगा। तो अभी क्या है कि मैनुअली मान लो आप किसी बंदे को बोलोगे यार एक काम करो तुम ये आईपी ऐड करो, और जब ये नोड बंद डाउन हो जाए तो ये आईपी डिलीट करके दूसरी नोड पे डाल देना। तो मैनुअल हो गया ना, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, आप ऐसा कर ही नहीं सकते, क्योंकि फिर वो ऑटोमेटिक कहाँ होगा, फिर वो क्लस्टर नहीं होगा और ना ही वो ट्रूली स्टैंड बाय हाई अवेलेबिलिटी का सोल्यूशन होगा। तो अभी यहाँ क्या करेंगे हमने क्लस्टर तो इंस्टॉल कर लिया है, अब आपको क्लस्टर को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। अब वो कैसे कॉन्फ़िगर होता है, देखो जब आप क्लस्टर का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो कभी भी, जब मान लो आप पीसीएस का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हो, तो इंस्टॉल करते ही आप वेरीफाई करना, अगर आप उससे पहले भी चेक कर सकते हो, आपकी मर्जी है, कि आपको ना कभी भी ये वाला यूजर नहीं मिलता है नॉर्मल सिनेरियो में, जब तक कि आप पीसीएस क्लस्टर का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ना करो।
तो ये मैंने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया तो मेरा ये यूजर आ गया एच क्लस्टर। अब मुझे इसका पासवर्ड सेट करना है, तो उसके लिए मैंने कमांड चला दी। ठीक है, ये मैं पासवर्ड चेंज मी पासवर्ड को मैं डाल रहा हूँ एच क्लस्टर के अंदर। ठीक है, ये यहाँ आ गया। ऐसे ही सेम चीज मैं सेकंड नोड पे भी कर लेता हूँ। सेकंड नोड पे ये मैंने कर लिया। अच्छा, सेकंड नोड पे भी मुझे सेम वही करना पड़ेगा, ईटीसी होस्ट फाइल डालनी पड़ेगी। चलिए मैं आपके सामने पैरेलली काम कर रहा हूँ, ठीक है, टाइम सेव करने के लिए। आइडियली आप वन बाय वन करो, पहले आप नोड वन पे काम कर लो, और जब आपका नोड वन कंप्लीट हो जाए तब आप नोड टू पे कॉन्फ़िगरेशन करो। बट क्योंकि टाइम सेव करने के लिए हम थोड़ा सा पैरेलल काम कर रहे हैं, तो ये क्या करना है मुझे, यहाँ पे फाइल डाल देनी है बस। तो अभी आप देखोगे तो सेम चीज, अब आप यहाँ से पिंग करोगे, पिंग सर्वर वन, ये जस्ट टू चेक कि फिजिकल कनेक्शन है या नहीं है, देखो टू। एंड अगर आप सर्वर करोगे तब तो पिंग ही नहीं होगा, क्योंकि वो आईपी मैंने हटा दिया। तो ये तीन आईपीज हैं, जो कि दो रियल हैं और एक विप है। ये अब मुझे क्लस्टर का पार्ट बनाना है, बट क्लस्टर का पार्ट बनाने से पहले क्लस्टर को इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल मैंने कर दिया है, अब क्लस्टर को मुझे पहले ऑथराइज करना होता है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, ये जो आपने किया है, ये आपने जो किया था, ये कॉमन थे स्टेप्स दोनों नोड के लिए, मतलब कि दोनों में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना और दोनों की ईटीसी फाइल को अपडेट करना, ईटीसी होस्ट को, और साथ के साथ क्या कहते हैं, यूजर का पासवर्ड अपडेट करना। अब जो स्टेप्स हैं वो सिर्फ एक ही नोड से किए जाएंगे, दोनों नोड से नहीं करने हैं। तो प्रेफरेबल है कि आप हमेशा एक्टिव नोड से करो, जिसको कि आप एक्टिव नोड मानते हो। तो यहाँ से आपने क्या करना है, यहाँ पे आप इसको लिखना है। अच्छा देखो, यहाँ पे ना सर्वर हाइफन लिखना पड़ेगा, कल जब हम कर रहे थे तो मैंने सर्वर लिखा था, अभी यहाँ पे हाइफन वन हो गया। ठीक है, ऐसे ही मेरा सर्वर हाइफन टू हो गया। अब ये ऐसा क्यों है, क्योंकि कल मैंने जब किया था तो मैंने सर्वर वन लिखा था, आज मैं कर रहा किया है तो आज मैंने सर्वर हाइफन वन लिखा है। तो ये जस्ट आपको बताने के लिए कि यार ये ना जस्ट नेम्स होते हैं। अब ये देखो मुझे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अनेबल टू कम्युनिकेट विद सर्वर टू। मतलब ये कि मेरे सर्वर टू के साथ कुछ ना कुछ इशू है। अब सर्वर टू के साथ इशू है तो मुझे रिजॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब सर्वर टू के साथ क्या इशू है, आओ देखते हैं, ट्राई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर ये नोड कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है सर्वर हाइफन टू को, व्हाट इज सर्वर हाइफन टू, अगर आप यहाँ से एसएसएच करते हो सर्वर हाइफन टू, तो क्या कहता है ये, यस, देन ये आपसे पासवर्ड मांगता है रूट वन टू थ्री। ठीक है, यहाँ से तो मैं सर्वर वन पे आ गया। बट जब मैं इससे जाने की कोशिश करता हूँ तो दैट मीन्स कि कुछ ऐसी चीज है जो इस पोर्ट को, पीसीएस क्लस्टर का अपना एक पोर्ट नंबर होता है, वो हमेशा अपने पोर्ट नंबर पे काम करता है। तो हो सकता है कि मेरा आईपी टेबल चल रहा हो, तो एक बार चेक कर लेते हैं, सिस्टम सीटीएल स्टेटस फायरवॉल, डी फायरवॉल देख लो, फायरवॉल नहीं है। ठीक है, आईपी टेबल्स भी देख लो, आईपी टेबल्स ये है ही नहीं इसके अंदर। ठीक है, अब एक बार और ट्राई करके देखते हैं। यहाँ मैंने क्या लिखा है, सर्वर वन हाइफन सर्वर टू। ठीक है, ईटीसी होस्ट में मेरा नाम सेम होना चाहिए, सही सम से सेम नाम होना चाहिए, अदरवाइज ये नहीं चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं ट्राई करके। अभी भी ये बोल रहा है कि अनेबल टू कम्युनिकेट विद सर्वर टू, तो इसको हमें ट्रबल शूट करना पड़ेगा। ठीक है, और ये पासवर्ड लेस लॉगिन करना इस पे। पासवर्ड लेस लॉगिन ऐसा कुछ वो नहीं है, पासवर्ड सेट होना चाहिए बस। एक बार मैं पासवर्ड सेट करके देख लेता हूँ, मे बी शायद मैंने इस नोड पे पासवर्ड सेट नहीं किया होगा, किया तो था बट आई एम नॉट श्योर। पासवर्ड लेस मैंडेटरी नहीं होता यार, ये पासवर्ड के साथ काम करता है। ये जो अगर ये एरर दे रहा है ना, दैट मीन्स कि कुछ पक्का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। मतलब ये कि जो आप सर्वर के साथ कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है, इसका एक पोर्ट नंबर होता है, पीसीएस का अपना पोर्ट नंबर होता है, जिसके ऊपर ये काम करता है। तो एक काम करता हूँ, मैं पहले चेक कर लेता हूँ। ठीक है, नेटस्टेड हाइफन एन ए पी ग्रेप, और पीसीएस का पोर्ट होता है, इसको देखते हैं, कोशिश करते हैं। एक सेकंड में जरा चेक कर लेता हूँ कि पीसीएस का पोर्ट क्या होता है। मैं बताऊं गूगल पे, देखो। हाँ, एक बार चेक करके देखना, कोई बताना कि डबल ट्रिपल टू फोर होता है। हो गया पीसी। ठीक है, यहाँ तो ये लिसन कर रहा है। ठीक है, ये पोर्ट अगर मेरा नहीं खुला होगा ना तो फिर मेरा नहीं चल पाएगा। ठीक है, अच्छा हाँ, यहाँ ये चल नहीं रहा है ना, अब पता है क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने पता है ये वाले काम नहीं करे हैं, ये वाले देखो, यहाँ पे मैंने ये वाले काम नहीं करे ना, पीसीएसडी इनेबल नहीं करा, स्टार्ट नहीं किया मैंने। इनेबल देखो नहीं करना कोई मैंडेटरी नहीं है, मैंडेटरी इन द सेंस कि उससे रनिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ता, रिबूट के ऊपर फर्क पड़ेगा जब रिबूट होगा तो। और यहाँ पे आप देखोगे तो पेस मेकर। ठीक है, अब आप इसको स्टार्ट भी तो करोगे ना इसमें, ये मैंने नहीं किया था, तो मेरा जो पीसीएसडी सर्विस है ना वो स्टार्ट ही नहीं हुई है। तो जब स्टार्ट ही नहीं हुआ तो क्लस्टर बात कैसे करेगा एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से ट्राई करके देखता हूँ। ठीक है, अब हम करते हैं कोशिश।
अभी ऑथराइजेशन है। ऑथराइजेशन मेनली क्या कहता है कि मेरा जो क्लस्टर है वो दोनों नोड से बात कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो अब देखो ये ऑथराइज हो गया। तो ये ऐसे ना ट्रबल शूटिंग की जाती है, ये भी बहुत जरूरी है ट्रबल शूटिंग सीखना भी। अब आपने क्या करना है, अब आपको सबसे पहले क्लस्टर को क्रिएट करना है। क्लस्टर जब आप क्रिएट करते हो तो क्लस्टर क्रिएट करने के लिए कमांड आपको सबसे पहले क्लस्टर का नाम देना पड़ता है, ठीक है। तो ये तो सेटअप की कमांड है, यहाँ पे आपको नाम देना पड़ेगा क्लस्टर का। तो जैसे नाम आप कुछ भी दे सकते हो जो आपको अच्छा लगता है, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। तो मैंने जैसे यहाँ पे नाम दे दिया, क्या नाम दिया मैंने, रेड हेड पीसीएस क्लस्टर। तो मैंने इस क्लस्टर का नाम ही दे दिया पीसीएस क्लस्टर, रेड हेड पीसीएस क्लस्टर। अब ये देखो क्या कर रहा है, ये पहले एज्यूम कर रहा है कि जो पुराना कोई कॉन्फ़िगरेशन होगा वो उसको डिस्ट्रॉय करेगा, नया बनाएगा। और इसके बाद ये क्या करेगा, सिंक्रोनाइज करेगा। सिंक्रोनाइज मतलब कि ये आपके दोनों नोड्स को ज्वाइन कर रहा है आपस में, और यहाँ से ये इसको फिर स्टार्ट रीस्टार्ट भी करता है पीसीएस सर्विस को, ठीक है। तो ये हो गया। अब आपको क्या करना है, ये तो आपने कर दिया है, अब आपने इसके बाद करना है स्टार्ट। तो अब आप यहाँ से करोगे स्टार्ट। तो जब आप लिखोगे हाइफन हाइफन ऑल, हाइफन हाइफन ऑल का मतलब क्या होता है, अगर मैं सिर्फ लिखता स्टार्ट, जो पीसीएस की कमांड होती है, अगर आप बिना, जैसे ये एडिशनल पैरामीटर दिया है मैंने हाइफन हाइफन ऑल, अगर आप ये पैरामीटर नहीं दोगे तो ये क्या करता है, ये लोकली काम करेगा, मतलब ये कि सिर्फ लोकल पे स्टॉप स्टार्ट करेगा। अगर आप हाइफन ऑल करते हो तो ये दोनों नोड्स पे, दोनों नहीं बल्कि मतलब क्लस्टर में जितने भी नोड्स होते हैं सब पे काम करेगा। तो हमने तो दो नोड का क्लस्टर बनाया है, हम पांच का भी बना सकते थे, ठीक है। अब पांच में यार मेरा लैपटॉप रोने लगता है, तो इसीलिए मैंने कहा कि यार दो से ही बना लेते हैं, अगर कहीं क्रैश हो गया तो और दिक्कत हो जाएगी। तो ये आप देखोगे इनेबल हो गया। अब आप करोगे कमांड पीसीएस स्टेटस। अभी ये ना थोड़ा सा टाइम लेगा, ये कमांड जो है थोड़ी सी टाइम लेगा। अब ये कमांड थोड़ा सा टाइम लेता है और आपको आउटपुट आएगा। देखो अब ये आपको बता रहा है कि दो नोड कॉन्फ़िगर हो गई हैं, दो नोड मतलब दो नोड का क्लस्टर बन गया है, जीरो रिसोर्स कॉन्फ़िगर्ड है, इसके अंदर अभी कोई रिसोर्स ऐड नहीं हुई है। तो जो मैं ऑब्जेक्टिव बता रहा था ना, देखो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो मैंने जो दो वीएम्स बनाई हैं उस पे मैं एक वेब सर्विस चलाता हूँ, उस वेब सर्विस के लिए मैं क्या करूंगा, बेसिकली आईपी, आईपी से ही वो बाइंड करता है। तो आईपी को मैं वीआईपी के साथ बाइंडिंग करा सकता हूँ, तो मतलब ये कि मेरा जो वीआईपी है वो फ्लोट करे, पहली रिक्वायरमेंट ये है। दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि जो मेरा स्टोरेज है वो शेयर्ड रहे, तो माउंटिंग अनमाउंटिंग, जिसे बेसिकली नॉर्मल टर्म्स में कहें तो माउंटिंग अनमाउंटिंग, ताकि एक नोड से अनमाउंट हो गया, दूसरी नोड से माउंट हो जाए और दूसरी नोड राइट करना शुरू कर दे। तो दो दो रिसोर्सेज को मैं क्लस्टर में ऐड करना चाहता हूँ, बट बिकॉज अनफॉर्चुनेटली इस लैब के अंदर मेरे पास एक्सटर्नल शेयर्ड स्टोरेज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बिकॉज ये लोकल लैब है। तो यहाँ पे मैं आपको स्टोरेज वाला पार्ट ऐड करके नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन हाँ मैं आपको विप का दिखा सकता हूँ, विप के साथ मैं आपको और भी कुछ रिसोर्सेज ऐड करके दिखाऊंगा, ठीक है। अब क्या होता है कि ये क्लस्टर तो मेरा बन गया, आप अगर यही सेम आउटपुट चलाओगे सेकंड नोड पे जाके, तो यहाँ पे भी आप लिखोगे पीसीएस स्टेटस, तो ये क्या करेगा, आपको सेम आउटपुट देगा। जैसा आउटपुट आपको पहली नोड में आ रहा है वैसा ही आउटपुट आपको सेकंड नोड में आएगा। अगर आपको दोनों नोड के आउटपुट में डिफरेंस दिखता है तो इसका मतलब है कि आपके क्लस्टर जो है वो सिंक्रोनाइज नहीं है आपस में। ऐसा बहुत ही रेयर चांस है कि कभी ऐसा हो, और अगर ऐसा है तो देन इट इज अ प्रॉब्लम, तो वो आपको फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, मैंने कल आपको बताया था कि स्टोनिथ एक बहुत ही खतरनाक सर्विस होती है, जो क्या करता है, शूट द अदर नोड इन हेड। उसको लगता है कि अगर बड़े बड़ा बड़ा क्लस्टर एनवायरनमेंट होता है ना, जहाँ 50-100 मान लो क्लस्टर सर्वर्स होते हैं, अब वहां पे स्टोरेज अगर चल रहा है और अगर उसको लगता है यार एक नोड में प्रॉब्लम है और वो भी डेटा राइट कर रहा है किसी स्टोरेज पे, तो वो कहीं ऐसा ना हो कि वो फाइल सिस्टम करप्ट कर दे स्टोरेज का, शेयर्ड वाले का। तो इस चीज को इंश्योर करने के लिए कि वो एक इम्पैक्टेड नोड बाकी पूरे क्लस्टर को इम्पैक्ट ना करे, स्टोनिथ क्या करता है, उसे पावर ऑफ कर देता है, बिकॉज उसके पास एक्सेस होता है कंसोल का। तो वो क्या, उसे वो पावर ऑफ कर देता है, सीधा पावर ऑफ की कमांड चला देगा उसके कंसोल पे जाके। तो इसलिए मुझे यहाँ पे बिकॉज ऐसी सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसको लिए मैं इसको डिसेबल कर दूंगा। आपको अगर लगता है कि आपके प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट है तो आप इनेबल कर सकते हो। फिर आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, आपको फैंसिंग भी कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी, वो मैं आपको भी थोड़ी देर में थ्योरी बताता हूँ इसकी। थ्योरी पे मैं भी ज्यादा फोकस इसलिए नहीं कर रहा, मैं आपको प्रैक्टिकली ज्यादा दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। रिसोर्सेज जीरो है, क्लस्टर बना हुआ है, ठीक है। अब आपने करना क्या है, आपको अब सिंपली क्लस्टर में पहली रिसोर्स ऐड करना है। अब देखो पहली रिसोर्स ऐड का मतलब क्या होता है कि आपने मान लो कि
क्लस्टर में आपकी, अब आपको पहले डिसाइड करना है कि आपको कितनी रिसोर्सेज क्लस्टर के अंदर ऐड करनी है। कितनी रिसोर्सेज का मतलब क्या है, मैं वापस पीपीटी पे आता हूँ। अब आपके सोल्यूशन में नोड 1 अगर नोड 2 है, ठीक है, ये इग्नोर करना है, ये सर्वर 1 दो बार लिखा हुआ है, ये सर्वर 2 है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो इस पॉइंट पे, जो इसके अंदर क्या क्या ऐसी सर्विसेज है जिसको आपने मार्क किया है, मार्क मतलब सिलेक्ट किया हुआ है कि मैं इन्हें पीसीएस क्लस्टर के अंदर ले जाना चाहूंगा, सो दैट जब कभी भी स्विच हो तो वो पर्टिकुलर सर्विसेज यहां से बंद होके दूसरी नोड पे चली जाएं। ठीक है। अब एग्जांपल के लिए आईपी, तो पहले केस में आपका जो वीआईपी है वो पहली नोड पे माउंटेड है, जब कुछ इश्यू होगा तो वो उठ के मेरे दूसरी नोड पे माउंट हो जाना चाहिए। तो वर्चुअल आईपी पहला रिसोर्स है, ठीक है। दूसरा रिसोर्स क्या होगा, दूसरा रिसोर्स मान लो कि मैं कहता यार मेरा स्टोरेज है और मैं माउंटिंग करके यहाँ कमांड अपना डेटा राइट करता हूँ। अब जब मेरा इश्यू आएगा तो ये यहाँ से हटके यहाँ से ये माउंट कर ले और ये माउंट करके इस पे राइट करे। अब आप बोलोगे दोनों से माउंट क्यों नहीं करा सकते, करा सकते हो। दोनों से माउंट कराओगे तो पैरेलल राइटिंग का केस हो जाएगा, क्योंकि ये नोड भी राइट कर सकती है, ये नोड भी राइट कर सकती है। माउंटिंग बेसिकली क्या है, माउंटिंग का मतलब ये है कि आप परमिशन दे रहे हो, आप अपने फाइल सिस्टम को ऐड कर रहे हो, आपकी नोड जो है वो इस पे डेटा राइट कर सकती है, तो बेसिकली आप उसके लिए पाथ क्रिएट करके दे रहे हो कि हाँ अब तुम डेटा राइट करना शुरू करो। तो आप इसको भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब क्या होता है, कुछ और भी सर्विसेज आप ऐड कर सकते हो। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि कुछ ऐसी कस्टम सर्विसेज जो आप बनाते हो, ठीक है, डेमन्स जैसे, कुछ डेमन्स ऐसे होते हैं जो बैकग्राउंड में रन करते रहते हैं। ठीक है, आपने कोई वेब सर्वर बनाया, जैसे ये वेब वाला बनाया ना, इस वेब सर्वर का मान लो आप एक डेमन बनाते हो। डेमन क्या करता है, बेसिकली बैकग्राउंड में प्रोसेस जो चलता रहता है, ठीक है, कॉन्टिन्यूसली, और जो हमारा ओएस है वो उसको मॉनिटर करता रहता है। वो देखता है कि अगर डाउन हो गया तो अलार्म थ्रो कर देगा कि ये पर्टिकुलर मेरा जो है डेमन डाउन है, सर्विस डाउन है। तो कुछ तो सिस्टम की सर्विसेज होती हैं, कैसे, जैसे फायरवॉल हो गया आपका, क्या कहते हैं, एचटीटीपीडी हो गया, एनटीपी हो गया, बहुत सारी सर्विसेज होती हैं जो कि आपकी आईपी टेबल्स हैं, क्या कहते हैं आपका, बहुत सारी सर्विसेज हैं। अब आप, ये होती है सिस्टम सर्विसेज। आप इनके अलावा अपनी खुद की सर्विस भी बना सकते हो। अब खुद की सर्विस का क्या मतलब है, खुद की सर्विस मतलब जैसे ये वेब एपीआई है, अब ये वेब एपीआई रन होती रहे बैकग्राउंड में। इसके लिए मान लो आपने पाइथन का प्रोग्राम लिख दिया, ठीक है, अब आपको उसको बैकग्राउंड में चलाना है, तो आपको उसके लिए क्या करना होगा, वो आपका जो पोर्ट है जो आपने क्रिएट किया है, कस्टमाइज पोर्ट, वो पोर्ट आपका अप रहे। अब अप रखने रहने के लिए कुछ तो सर्विस चलानी पड़ेगी ना, तो उसके लिए क्या करोगे, आप अपना एक कोई कस्टम सर्विस बना लोगे। उस कस्टम सर्विस को जैसे ही आप स्टॉप स्टार्ट करते हो, जैसे आप लोग अपने प्रोजेक्ट्स में भी करते होगे ना, आप मान लो कोई सर्विस आपके प्रोडक्ट का आर&डी वाला आपको बना के दे देता है, तो आप उसको स्टार्ट करने के लिए लिखते होगे सिस्टम सीटीएल स्टार्ट सर्विस 1, स्टॉप करने के लिए लिख दोगे स्टार्ट स्टॉप सर्विस 2, स्टेटस के लिए कर दोगे स्टेटस सर्विस सर्विस 2। तो इससे क्या होता है कि इस तरीके की सर्विस आपने बनाई है और आप ये चाहते हो कि ये क्लस्टर उसको स्टॉप स्टार्ट करे, मतलब यहाँ अगर एक्टिव है तो वो यहाँ पे स्टार्ट रखे, और जैसे ही यहाँ पे बंद हो तो वो उठ के यहाँ पे चला जाए, तो ये इसमें स्टार्ट कर दे। मतलब ये कि वो जो सर्विस है वेब वाली, वो पोर्ट ही डाउन रहे, स्टैंड बाय में हमेशा पोर्ट डाउन रहे और एक्टिव में हमेशा अप रहे। तो ऐसा भी आप कर सकते हो, ये भी पॉसिबल है। इसके साथ साथ आप क्रॉन को भी ऐड कर सकते हो, क्रॉन जॉब, जैसे क्रॉन जॉब चलती है ना, आप ये चाहते हो कि मेरी यार नॉर्मल शेड्यूल जॉब 1 से चल रही है और कुछ इशू आ गया और वो सब 2 पे चला गया, तो 2 वाला जो है वो एक्टिव हो जाए और 2 से क्रॉन राइट करना शुरू करे, 1 की क्रॉन ना चले। मान लो कि 1 में कोई ज्यादा मेजर इशू नहीं था, बट फिर भी आपने क्लस्टर स्विच ओवर कर दिया, तो हो सकता है इसका क्रॉन हेल्दी होगा और वो राइट करने की कोशिश करेगा शेड्यूलर, तो उसके शेड्यूलर को भी आप पीसीएस क्लस्टर के अंदर ऐड कर सकते हो। ये बेनिफिट है पीसीएस क्लस्टर के। पीसीएस क्लस्टर इवन आप स्क्रिप्ट भी चला सकते हो। आपको ये लगता है कि यार मेरा जब स्विच ओवर या स्विच बैक हो ना, तो मेरी ये कोई स्क्रिप्ट चले, स्क्रिप्ट क्या करे, कहीं से कुछ डाउन करे अप करे, जो भी आप करना चाहते हो, आप कोई भी स्क्रिप्ट भी ऐड कर सकते हो पीसीएस क्लस्टर के अंदर। तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पीसीएस का जो क्लस्टर है वो सिर्फ एक नॉर्मल, मतलब नॉर्मल सर्विसेज ही नहीं देता है कि सिर्फ मैंने ए बी या सी सर्विसेज दी है, वो आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप बहुत तरीके की सर्विसेज को पीसीएस क्लस्टर में ऐड कर सकते हो। प्रैक्टिकली मैं आपको 2 सर्विसेज दिखाऊंगा। जैसे सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अच्छा, ऐड करने का तरीका क्या होता है, पीसीएस रिसोर्स क्रिएट, ये होता है रिसोर्स क्रिएट करने की कमांड। देन आपको लिखना पड़ता है रिसोर्स का नाम। अब जैसे मैं लिखता हूँ क्रॉन शेड्यूलर, क्रॉन शेड्यूलर को मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मेरे को क्या करना है, सिस्टम डी में नाम देना है कि उसका नाम क्या है। अगर आप नॉर्मली अगर आप कमांड चलाते हो ना, यहाँ पे सिस्टम सीटीएल स्टेटस और लिखते हो आप क्रॉन डी, तो आप देखोगे क्रॉन डी बेसिकली एक डेमन है जो क्रॉन टैब सर्विस चलाता है।
ठीक है। इस क्रॉन्डी डेमन को मैं क्लस्टर में ऐड कर रहा हूँ, तो मैंने क्या करा, इसको बोला कि ये नाम है। अब ये सिस्टम डी मतलब सिस्टम डेमन क्रॉन्डी, ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, आप अपनी सर्विस भी बना सकते हो। कोई पोर्ट वोट, मान लो आपने कोई एप्लीकेशन लिखा वेब का और आपको उसे डेमन बनाना है, आपने उसका डेमन बना दिया, तो डेमन बना के आप उसको ऐड कर सकते हो इसके अंदर। ठीक है। ये इंटरवल होता है। इंटरवल किसका होता है, इस रिसोर्स का इंटरवल होता है कि ये रिसोर्स कितनी देर के बाद मॉनिटर होगी। 10 सेकंड, 20 सेकंड, 1 सेकंड, 5 सेकंड, जैसा भी आपको क्रिटिकलिटी लगती है। और ये ग्रुप होता है, आप अगर ग्रुपिंग करना चाहते हो, मान लो आप अलग अलग तरीके के रिसोर्सेज ऐड कर रहे हो, तो आप ग्रुप भी बना सकते हो। मर्जी है आपकी, नहीं चाहते तो आप नहीं भी बना सकते हो। ग्रुपिंग बेसिकली क्या होता है, सेग्रीगेशन होता है कि मेरे को एक तरीके की रिसोर्सेज को एक तरफ रखना है और एक तरह के रिसोर्सेज को एक तरफ रखना है। अब आप यहाँ देखो क्या हुआ, जैसे ही मैंने इसको रिसोर्स को ऐड किया ना पीसीएस क्लस्टर में, तो सबसे तो पहले हम देखेंगे पीसीएस स्टेटस। अब आप देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो मेरा क्रॉन शेड्यूलर है, ठीक है, जो मैंने नाम दिया है, एक्चुअल जो सर्विस है उसका नाम है क्रॉन डी, ये मेरा 2 पे चल गया। अब आप इसी नोड पे फिर से यही कमांड चलाओ, ये सिस्टम स्टेटस वाले, अब देखो क्या आ रहा है आउटपुट, ये बोलो इनएक्टिव, डेड। अभी 1 मिनट पहले जो मैंने ये चलाया था, तो ये क्या बोल रहा था, लोडेड, एक्टिव, रनिंग। जैसे ही क्लस्टर में ये ऐड हुआ, क्लस्टर ने अपना काम शुरू कर दिया, क्लस्टर ने कहा कि ये तो मेरा चल रहा है नोड 2 पे। अब नोड 2 पे चलते हैं, नोड 2 पे जाके देखते हैं कि नोड 2 पे क्या सिचुएशन है। तो यहाँ पे मैं अगर देखता हूँ सिस्टम सीटीएल स्टेटस क्रॉन डी, तो आप देखो यहाँ पे चल रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो मेरा रिसोर्स है, अब ये क्लस्टर के हाथ में आ गया है। अब क्लस्टर ही इसको स्टॉप स्टार्ट करेगा। अब मैं एज ए यूजर इसको स्टॉप स्टार्ट नहीं करूंगा, पहली चीज। अब दूसरी क्या थी, वीआईपी, वर्चुअल आईपी जो हमें बनानी थी वेब की वीआईपी, तो मैं यहाँ पे 13 डाल देता हूँ, 13 वीआईपी हो गया। और ये कहता है कि आपने सेम वैसे ही देखो, क्रिएट नाम दोगे जो आप देना चाहते हो। आईपीस के लिए ओसीएफ यूज किया जाता है, ओसीएफ हार्टबीट आईपी एड्रेस 2। और यहाँ पे फिर आप अपना आईपी लिखोगे और उसका नेट मास्क डालोगे। अगर आपका नेट मास्क है, मान लो जैसे 16 है मेरा, तो मान लो मैंने 16 लिख दिया है, ठीक है। तो साइडर नेट मास्क मेरा हो गया 16। और यहाँ पे आप ये कमांड को चलाओ, ठीक है। /16 होगा शायद, वैसे ट्राई करता हूँ, मुझे याद नहीं है, मतलब रट्टा नहीं मारा मैंने, कहीं से भी क्रिएट कर सकते हो। देखो इसकी फायदा क्या है कि आप जो प्रीसियस की कमांड है वो आप कहीं से भी चला सकते हो, क्योंकि क्लस्टर की कमांड को आप कहीं से भी कर सकते हो। और देखो ये यहाँ से चल गया। अब ऐसा नहीं है, कोई ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि मैंने ये कमांड 2 से चलाई है तो इसीलिए ये 2 पे स्टार्ट हुआ है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक अलग केस होता है प्रायोरिटी का, कि कहाँ आप रखना चाहते हो, कहाँ वो स्टार्ट होता है, वो हम अभी फिर आगे देखेंगे थोड़ी देर में। तो 2 रिसोर्सेज मैंने बेसिकली अपने क्लस्टर में ऐड कर दिए। अब ये 2 रिसोर्सेज क्या है, वीआईपी और क्रॉन। अब आईपी देखते हैं जरा, ये देखो, अगर मैं आईपी एड्रेस करता हूँ शो, तो अब आप देखोगे यहाँ पे मेरी एक आईपी ऐड हो रही है 13। अब मैं क्या करता हूँ कि एज अ क्लाइंट, अब मैंने बोला मैं क्लाइंट हूँ और मैंने लॉगिन किया, तो ये कह रहा है कि स्टैंड बाय। अब मैं 13 याद रखूंगा ना, मैं 11 ना मैं 12, 11 और 12 तो आपको कभी भी कस्टमर को देना ही नहीं है। अब ये क्या कहता है कि स्टैंड बाय नोड, इफ यू आर वाचिंग दिस मैसेज मींस पीसीएस क्लस्टर इज एक्टिव ऑन नोड 2, दिस इज 12 आईपी और दिस GUI इज बीइंग होस्टेड फ्रॉम सर्वर 2। अब क्या होता है, आपका क्लस्टर तो बन गया, ठीक है। अब ये क्लस्टर क्या कर रहा है, क्लस्टर ने सारी चीजें लगा दी, 2 पे स्टार्ट कर दी। अब आप कहते हो नहीं नहीं मुझे तो इसको 1 पे ले जाना है, आप बिल्कुल ले जा सकते हो। 2 तरीके होते हैं क्लस्टर को स्विच करने के, एक होता है हार्ड स्विच और एक होता है सॉफ्ट स्विच। हार्ड स्विच और सॉफ्ट स्विच का मतलब क्या होता है, सॉफ्ट स्विच वो होता है कि मेरा क्लस्टर चलता है बट रिसोर्सेज सिर्फ मूव हो जाए, मतलब मैं क्लस्टर को बंद नहीं कर रहा, सिर्फ रिसोर्सेज को एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर रहा हूँ, जिसे बोलते हैं सॉफ्ट स्विच। हार्ड स्विच का मतलब क्या होता है कि मेरी नोड ही बंद हो गई, नोड डाउन हो गई, और अब सब कुछ बंद है और सब कुछ ऑटोमेटिकली 1 पे चला जाएगा, तो उस केस में मेरा क्लस्टर भी बंद हो जाएगा, नोड भी बंद हो जाएगी। तो मैं पहले सॉफ्ट स्विच करके दिखाता हूँ, ठीक है। टीसीएस क्लस्टर, इसके लिए कमांड होती है स्टैंड बाय। स्टैंड बाय क्या करता है, आप जिसका नाम दोगे ना, होस्ट नेम, ये जो होस्ट नेम आपने लिखा है, अब आपकी सर्विस कहाँ चल रही है, सर्विस चल रही है आपकी 2 पे, और आपने 2 पे, तो आपको लिखना है 2, 2 से स्टैंड बाय मतलब हट जाओ, तो 2 को खाली कर दो। तो आप जैसे ही लिखोगे 2 को खाली कर दो, अब देखो क्या हो रहा है, अब ये स्टॉप कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है, और देखो ये मेरी सर्विसेज जो है वो 1 में चल रही हैं। अब मैं क्लाइंट, एज अ क्लाइंट, देखो क्लाइंट को क्या फर्क पड़ा, क्लाइंट ने जैसे ही रिफ्रेश करा, क्लाइंट को आईपी चेंज नहीं हुई है, क्लाइंट ने तो 13 आईपी को कनेक्ट किया, लेकिन अब ये मैसेज एक्टिव नोड से आ रहा है। एक्टिव नोड क्या कह रहा है कि इफ यू आर वाचिंग दिस मैसेज, इसका मतलब है कि पीसेस क्लस्टर जो है वो 11 पे चला गया है, और ये जो गुई है वो सर्वर 1 की है, 2 की नहीं है।
तो अब जो मेरी सर्विसेज हैं वो सारी वन पे चल रही हैं। अब आप देखोगे पीसेस पर, इसके साथ ना एक और कॉन्स्टेंट है, आप याद रखो। जब आप इस तरीके की कमांड कभी चलाते हो ना, तो ये हमेशा जो है वो साइड स्टैंड बाय में चला जाता है। स्टैंड बाय का मतलब ये है कि अब ये नोड ना क्लस्टर स्विच ओवर में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अब अगर आप नेक्स्ट टाइम बोलोगे ना क्लस्टर को कि 1 से 2 पे जाए, बट 2 तो स्टैंड बाय है, इसका मतलब स्टैंड बाय खड़ा हो गया वो, अब वो कुछ नहीं करेगा, ना वो एक्सेप्ट करेगा कनेक्शन ना कुछ करेगा। तो आपको सबसे पहले इसे अनस्टैंड बाय करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप इसको अनस्टैंड बाय करोगे तो ये क्या करेगा यहाँ पे आपका, जैसे आप अनस्टैंड बाय करते हो, अब देखो ये क्या करेगा। यहाँ पे अभी क्या था, ऑनलाइन 2 नोड, तो मतलब ये कि अब मेरी 2 नोड ऑनलाइन आ गई हैं। पहले यहाँ पे जब अगर आप देखते ना तो ऑनलाइन में एक ही नोड दिखा रहा था, और यहाँ पे स्टैंड बाय दिखा रहा था। तो ये सॉफ्ट स्विच बोलते हैं, इसे बोलते हैं सॉफ्ट स्विच, नॉट हार्ड स्विच। अब इसमें क्या होता है कि मेरे रिसोर्सेज सारे वन पे चले गए। अब एक चीज और आती है कि कोई कहता है कि यार मैंने तो 2 रिसोर्स बनाए, मैंने 3 या 4 या 5 भी रिसोर्सेज बनाता हूँ, पर कैसे पता चलेगा क्लस्टर को कि कौन सी नोड पे कौन सी रिसोर्स चलानी है, ठीक है। ऐसा भी तो सिचुएशन आ सकता है। अब क्लस्टर को तो आपने कोई इंस्ट्रक्शन दिया नहीं है, क्लस्टर को आपने ये नहीं बोला कि आप ये सर्विसेज इस नोड पे चलाओ या ये सर्विसेज इस नोड पे चलाओ। दैट मीन्स कि आप क्लस्टर को बता सकते हो कि भाई मेरी कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस क्या है, जैसे मैं ये कहता हूँ कि मान लो कि मेरा जो वेब विप है, ठीक है, और मान लो मैं एक माउंटिंग का भी एक रिसोर्स बना देता, जो कि अनफॉर्चुनेटली इस लैब में नहीं बना पाया मैं। तो अगर मैं माउंटिंग का भी बना देता, तो माउंटिंग में क्या होता कि अब मेरा, जैसे अभी मैंने स्विच कर दिया है, तो अब मेरा 1 से डेटा राइट होता। मान लो कि मेरा विप जो है वो चल रहा है 2 पे, और जो माउंटिंग है वो चल रहा है 1 पे। तो कस्टमर जो आईपी कनेक्ट कर रहा है वो उसको 2 पे ले जा रहा है, पर डेटा राइट करने के लिए जब वो कुछ मान लो वहां से इंस्ट्रक्शन देता है, तो रूट तो है ही नहीं, क्योंकि आपका जो माउंटिंग कमांड था वो 1 पे चल रहा है। तो ऐसे सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि हम रिसोर्सेज को कोलोकेट कर देते हैं। कोलोकेट का मतलब ये है कि ये रिसोर्सेज जहां भी चलेंगे ग्रुप में चलेंगे, वरना नहीं चलेंगी, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए आप एक छोटी सी कमांड होती है, बहुत छोटी सी, आप इसमें कंडीशन राइट कर देते हो। ये बेसिकली कंडीशन है। कंडीशन क्या कहता है, आप इसको देख भी सकते हो, पीसीएस कांस्टेंट और कांस्टेंट शो। तो देखो ये क्या कर रहा है, ये आपको बता रहा है कि ये जो 2 रिसोर्स हैं ये दोनों इकट्ठा चलेंगी। कोलोकेशन, 3 तरीके का रूल्स राइट कर सकते हो आप, लोकेशन का, ऑर्डर का और कोलोकेशन का। ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि मतलब आप एक सीक्वेंस बना सकते हो कि इस सीक्वेंस में रिसोर्स चले। लोकेशन का होता है कि आप उसको बता सकते हो कि इस नोड पे चले। और कोलोकेशन का क्या होता है कि मतलब ये कि सारे एक साथ चलें। तो जो जो रिसोर्सेज मैं इस रूल के अंदर ऐड कर रहा हूँ, वो सारी रिसोर्सेज मेरी इकट्ठा चलेंगी। इकट्ठा का मतलब क्या है कि या तो दोनों एक साथ स्टार्ट होंगी या तो वो नहीं स्टार्ट होंगी, वो किसी और नोड पे जाएंगे। तो ये एक रूल होता है जो आपको हेल्प करता है रिसोर्सेज को साथ में रखने के लिए, टुगेदर, कि जहां भी चलो साथ में चलो। अच्छा ये तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको कुछ टेस्ट करके दिखाता हूँ, मेजर वाले टेस्ट। मेजर टेस्ट क्या होते हैं, मेजर टेस्ट ये कि जैसे मैंने अभी तो बता दिया कि चलो मेरा क्लस्टर स्विच हो रहा है, बट आप बोलोगे यार नोड तो तुम्हारी ऑन है, मुझे तो करके दिखाओ, मुझे तो डिजास्टर करके दिखाओ। डिजास्टर मतलब नोड पावर ऑफ करके दिखाओ, और उसके बाद मेरी रिसोर्स 2 पे चली जाए। तो उससे पहले ना एक कंडीशन है जो रेड हैट बताता है कि जो ये क्लस्टर्स थे ये बेसिकली डिजाइन किए गए थे 2+1 के लिए। 2+1 का मतलब ये कि जो मिनिमम जो क्लस्टरिंग सोल्यूशन होता है, ठीक है, वो n+1 फॉर्मूला होता है। n होता है कि आप कितने नोड का क्लस्टर बनाते हो, उसमें आप एक एक्स्ट्रा नोड और लेके चलते हो। तो जैसे आप बोलते हो कि मिनिमम जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 2 नोड्स की होती है, एक नोड का क्लस्टर तो कभी बनता नहीं है। 2 जो है वो सबसे मिनिमम होती है। 2 के बाद 3 4 5 और ये 64 तक जाता है, जहां तक मुझे याद है 64 तक जाता है। तो आप एक क्लस्टर के अंदर 64 नोड ऐड कर सकते हो। अब क्या होता है ना कि अब आप सोचोगे यार ये सब काम कैसे चलता है, ये क्लस्टर कैसे पता लगता है कि मैं रिसोर्स को स्विच करूं या ना करूं। ये तो चलो मैंने मैनुअल इंस्ट्रक्शन दिया था, ये मैनुअल इंस्ट्रक्शन था, बट रन टाइम पे क्लस्टर को कैसे पता लगता है कि मैं कैसे किसी नोड पे स्विच करूं या उस नोड पे जाऊं या ना जाऊं, है ना। ये बहुत मेजर क्वेश्चन है ये अब हम थ्योरी पे आ रहे हैं। अब मैं थ्योरेटिकल पार्ट पे आ रहा हूँ कि क्लस्टर को खुद कैसे पता चलता है कि कैसे, कि मैं अगर मान लो 5 नोड है, ठीक है, ये तो 2 नोड का है, मैं 5 का लेके चलता हूँ केस। 5 नोड है, तो 5 में से एक नोड डाउन हो गया, तो मैं किस नोड पे जाऊं या मुझे इंस्ट्रक्शन कौन देगा कि मुझे अब माइग्रेट करना है। ये इंस्ट्रक्शन बेसिकली एक क्या होता है कि इसमें एक फिनोमेना होता है, उसका नाम होता है कोरम, QUORUM, कोरम। कोरम बेसिकली क्या करता है, कोरम जो है ना बेसिक जैसे हमारे उसमें होता है ना पार्लियामेंट वगैरह में वोटिंग का सिस्टम,
जब कोई नया कुछ आता है तो सब वोट करते हैं मिलके कि कितने परसेंट लोग जो है वोट करना चाहते हैं, मतलब वोटिंग के बेसिस पे डिसीजन होता है ना, कि इन्होंने बोला कि 50% से ऊपर लोगों ने बोला हाँ करना है तो हाँ कर दिया। तो इसी तरीके का वोटिंग कॉन्सेप्ट यहाँ भी बनाया गया है। अब ये क्या कहता है कि जितनी नोड है इनमें वोटिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है। तो वो आप कैसे चेक कर सकते हो, उसका ना एक कमांड होती है, ठीक है। ये कमांड होती है कोरोसिंक हाइफन कोरम टूल। अब ये कोरोसिंक कोरम टूल करता क्या है, चलो यहाँ चल ही नहीं रहा लग रहा है। कोरोसिंक, ठीक है, हाइफन में भी शायद कोरम टूल। कोरोसिंक हाइफन ट्राई करके देखता हूँ। एक्चुअली मुझे ना डॉक्यूमेंटेशन में रेड हैट की बुक में मिला था जब मैंने सर्टिफिकेशन किया था उस टाइम पे। तो हो सकता है शायद अब कमांड इसकी बदल गई हो नए रिलीजेस में। हाइफन वी करके देखता हूँ इसको। हाँ, ये तो सिर्फ इसका वर्जन बता रहा है। मुझे बेसिकली ना इसका नंबरिंग देखना था, पर मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि कभी भी किसी भी पॉइंट पे जो क्लस्टर होता है वो कैसे डिसीजन लेता है, कैसे वो डिसाइड करता है कि मुझे कहाँ जाना है या नहीं जाना है। तो होता क्या है कि हर नोड, ये एक फॉर्मूला है जो फिक्स होता है कि जो कोरम वोटिंग जो होती है, फ्लोर जो होता है फ्लोर के बेसिस पे होती है। अब फ्लोर में क्या है कि आप जैसे मेंबर हो, ठीक है, तो मेंबर में क्या होता है कि आप मान लो कि ये हम लेते हैं एग्जांपल 4 नोड का क्लस्टर, ये इन्होंने एग्जांपल दिखाया हुआ 4 नोड का क्लस्टर। तो 4 नोड का क्लस्टर क्या कहता है कि फॉर्मूला ये है कि फ्लोर जो होता है वो एक्सपेक्टेड वोट, एक्सपेक्टेड कितना होता है जितने मेंबर्स होते हैं। तो मान लो आपने अगर एक क्लस्टर बनाया 4 नोड का, तो 4 एक्सपेक्टेड वोट हमेशा चाहिए, ठीक है, चारों अप होने चाहिए, चारों 4 वोट हमेशा होने चाहिए कभी भी। अब होगा क्या कि इसका जो फॉर्मूला बनेगा 4/2+1। 4/2+1 का मतलब क्या है कि 4 का आधा प्लस 1, 2+1 3। तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हमेशा 3 मेंबर ऑनलाइन होने चाहिए। जब 3 मेंबर ऑनलाइन होते हैं तब जो क्लस्टर है वो फुली फंक्शनल होता है। फुली फंक्शनल का मतलब ये है कि तब जो है क्लस्टर जो है वो अपने फैसले ले सकता है। अदरवाइज क्या होगा कि क्लस्टर खुद जो है एक ऐसे सिचुएशन में चला जाएगा जहां पे वो फैसले नहीं ले पाता है। ठीक है, मैं थोड़ा थ्योरेटिकल बता रहा हूँ, हो सकता है मे बी शायद डाइजेस्ट ना हो, बट आप इसको ऐसे समझो कि क्लस्टर के अंदर कभी भी स्विचिंग वगैरह जो होती है, तो मल्टीपल जो नोड्स के क्लस्टर्स होते हैं वहां पे कैसे डिसाइड होता है कि किस नोड पे जाना है। मान लो पहले पे जाना है, दूसरे पे जाना है या तीसरे पे जाना है, और जाना भी है या नहीं जाना है ये कौन डिसाइड करता है। ये डिसीजन जो होता है वो बेस्ड ऑन वोटिंग होता है। अब वोटिंग में क्या होता है कि अगर मान लो आप, कोई नोड है, अब वो पार्टिसिपेट कर रहा है क्लस्टर के अंदर, तो किसी नोड को लगता है कि यार क्लस्टर को कुछ इशू है, कोई नोड डाउन हो गई है, मैं उससे बात नहीं कर पा रहा। होता है क्या, सारी नोड आपस में बात करती हैं। अब अगर नोड आपस में बात करती हैं और अगर कोई एक नोड दूसरे नोड से बात ना कर पाए, तो वो ये मान के चलता है कि ये नोड डाउन हो गया है, ये नोड अभी ये हेल्दी नहीं है। तो ये तुरंत क्या करता है, ये तुरंत क्लस्टर को इन्फॉर्म करता है कि भाई एक नोड मेंबर डाउन हो गया, अब इस रिसोर्सेज को माइग्रेट करने का टाइम आ गया है। मतलब कि नोड डाउन हो चुकी है, क्लस्टर को माइग्रेट किया जाए, किसी और नोड पे ले जाया जाए। इसके लिए वोटिंग की जरूरत होती है। तो जो नोड, अब ये क्यों किया जाता है मैं बताता हूँ क्यों किया जाता है। होता ये कि मान लो आपने एक क्लस्टर बनाया और क्लस्टर में 2 नोड हैं और दोनों आपस में बात नहीं कर पा रहे। पहले नोड को लगता है दूसरा डाउन है, दूसरे को लगता है पहला डाउन है। इसको बोलते हैं स्प्लिट ब्रेन सिचुएशन। स्प्लिट ब्रेन सिचुएशन का मतलब क्या होता है कि क्लस्टर के 2 मेंबर्स नॉर्मल हेल्दी सिनेरियो में थे, दोनों को पता था कि हाँ हम दोनों ऑनलाइन है, रिसोर्सेज भी किसी एक पे परफेक्टली चल रही हैं। लेकिन किसी रीजन से मान लो अगर क्लस्टर में मेंबर्स को लगा यार ये नोड तो डाउन नहीं है, ये नोड तो रीचेबल नहीं है, तो क्लस्टर तुरंत पैनिक करेगा। उसका जो मेंबर होगा वो कहेगा कि इस नोड को डाउन करो और सारे रिसोर्सेज माइग्रेट करो। और अगर मान लो कि दूसरी नोड है और उसको भी लगता है कि यार ये पहली नोड से मैं बात नहीं कर पा रहा, तो दोनों जो है वो इश्यू कर देते हैं कमांड। दोनों क्या कमांड इश्यू करते हैं, फेंसिंग के और पावर ऑफ के कमांड। तो दोनों एक दूसरे को पावर ऑफ करने चले जाते हैं। इसको हम बोलते हैं स्प्लिट ब्रेन सिचुएशन। ऐसा क्लस्टर के सोल्यूशन में अवॉइड किया जाता है, बिकॉज आप अगर ऐसे सिचुएशन में लैंड ना करो जहां पे एक दूसरे से नोड बात ना कर पाए और वो एक दूसरे को ही पावर ऑफ करने की कमांड देते हैं। पावर ऑफ की जो पावर मतलब जो एक तरीके से नोड डाउन करने की जो पावर होती है वो हर वीएम के पास होती है। क्यों? क्योंकि वो क्लस्टर का मेंबर है। अगर वो क्लस्टर का मेंबर है तो वो कमांड इश्यू कर सकता है किसी भी नोड को डाउन करने के लिए। तो इसलिए ऐसे सिचुएशन अराइज ना हो, इसलिए ये कोरम का कॉन्सेप्ट बनाया गया। कोरम कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कभी भी फ्लोर पे हमेशा अगर 4 नोड का क्लस्टर है तो 3 मेंबर्स को हमेशा ऑनलाइन होना चाहिए। तो किसी भी नोड के पास आप जाओगे, अगर उसके पास वोटिंग में 3 आ रहा है, 3 वोटिंग आ रही है, उसको 3 वोट मिल रहे हैं, तो दैट मीन्स कि वो नोड जो है वो
कमांड इशू कर सकता है। पर अगर किसी नोड को अगर कोई मान लो क्लस्टर से बात ही नहीं कर पाएगा तो उसके पास तो वोटिंग ही नहीं होगी, अगर उसके पास वोट नहीं होगा तो वो कमांड नहीं इशू कर पाएगा, तो इसलिए ये quorum का कॉन्सेप्ट लाया गया है। कृष्णा, एक हम्म। क्वेश्चन था यार, ये तो मतलब फेंसिंग का कॉन्सेप्ट है जो तुम बता रहे हाँ थे ना अभी। हाँ, ये तो फेंस जो स्प्लिट ब्रेन होता है वो तो फेंसिंग में की वजह से होता है। अगर फेंसिंग में कुछ फेंसिंग की, हाँ तीन देखो। तीन हाँ हम नोड लेते हैं ना फेंसिंग के हाँ लिए, चाहे हाँ सीपी सर्वर लो, हाँ। चाहे आईओ बेस्ड फेंसिंग लो, ठीक हम्म। है। तो वो तीन या ऑड नंबर में इसीलिए लेते हैं ताकि ये सब चक्कर ना हो, राइट। स्प्लिट ब्रेन मतलब जो भी मास्टर नोड होता है, दोनों हम्म। मास्टर बनना चाहते हैं। हाँ स्प्लिट हो जाता है दो हिस्सों में क्लस्टर, और वो मास्टर बनना चाहते हैं, और वो दूसरे नोड से ये समझते हैं जो भी सर्विसेज हैं वो अपने नोड पे चलाना चाहते हैं, राइट। बट ये, हाँ बिल्कुल करेक्ट करेक्ट। अब इस केस में जो तुम बता रहे हो ये अपना दो नोड है, हम्म। फॉर एग्जाम्पल। इसमें हमने फेंसिंग एंसिंग कहाँ लगाई है अभी? अभी तो कुछ भी नहीं लगाया, राइट। नहीं नहीं, फेंसिंग नहीं लगा, ये देखो मैं तभी मैं 5 का एग्जांपल दे रहा हूँ ना, 4 5 का एग्जांपल, मैं थ्योरी में 4 5 के दिखा रहा हूँ, प्रैक्टिकल में ये 2 का करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, पहली बात तो ये है। तो जो मैं हाँ, लैब में दिखा रहा हूँ वो सिर्फ 2 नोड है तो प्रैक्टिकली। इसमें इसमें यार कृष्ण, हमने फेंसिंग लगाई है क्या? कोई मतलब फेंसिंग यूज की है इसमें या नहीं यूज की हमने? अरे मैं यही तो बोल रहा हूँ भाई कि मैं प्रैक्टिकली फैन 2 नोड दिखा रहा हूँ, ठीक है। हाँ मैं हाँ। थ्योरेटिकली 4 और 5 सबका बता रहा हूँ कि थ्योरेटिकली ऐसा होता है, ठीक है। अच्छा। तो यहाँ इंस्टॉलेशन जो मैं दिखा रहा हूँ वो 2 नोड के ऊपर है, वो मैं वापस आऊंगा, ठीक है। एक कंडीशन और है 2 नोड जो होते हैं ना, जो तूने बोला ना अभी कि क्या कहते हैं ऑड वाले नंबर जो होते हैं 2 हाँ, 3 ऐसे, मतलब 3 थ्री वाले, फाइव। और ऐसे नोड्स के लिए भी ना पता है क्या कहते हैं, इसकी भी एक ना कंडीशन होती है, उसके लिए भी एक काम किया जाता है, मैं वो भी बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। तो अच्छा। क्या होता है कि हाँ मैं उसकी भी बात कर लेता हूँ, चलो जब बात निकली है तो फेंसिंग की। यार फेंसिंग सेम यही चीज होता है, क्या होता है कि जब किसी को लगता है ना कि यार 5 नोड में से, अभी देखो मैं 5 की बात कर रहा हूँ, 5 नोड में से एक नोड को कोई प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम का मतलब क्या है कि उसको दूर कर दो, बिकॉज वो पूरे आर्किटेक्चर को डैमेज कर सकता है, राइट। हो सकता है कि वो राइट करने की कोशिश करे और वो खुद करप्टेड है, और वो डेटा राइट करने की कोशिश करे, तो इसलिए जो स्टोरेज होता है, जनरली हम अपने स्टोरेज को बचाने के लिए फेंसिंग का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। हम फेंसिंग कहाँ इस्तेमाल करते हैं, फेंसिंग का जो यूज केस है वो स्टोरेज के टाइम में आता है। आप मान लो एक स्टोरेज है जिसको 5 नोड एक्सेस कर सकते हैं, और एक नोड को प्रॉब्लम आ गई, अब वो एक नोड की वजह से आपका पूरा स्टोरेज खराब हो सकता है, तो इसलिए उसे फेंसिंग कर दी जाती है, मतलब बंदी कर दी जाती है कि भाई अब तुम अलग हो गए हो, अब तुम कोई कमांड इश्यू नहीं कर सकते, तुम कुछ नहीं कर सकते इस नोड के ऊपर, इस स्टोरेज के ऊपर। तो फेंसिंग जो है वो स्टोरेज के लिए यूज की जाती है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ ये वोटिंग का जो कॉन्सेप्ट है कोरम वाला, ये वोटिंग का कॉन्सेप्ट क्यों बनाया गया है। वोटिंग का कॉन्सेप्ट बेसिकली जो स्प्लिट ब्रेन सिचुएशन होता है ना, जो अराइज होता है कि जैसे 4 नोड है 5 नोड है, अगर मान लो 5 भी होते हैं यहाँ पे, ठीक है, अगर ये 5 नोड का भी स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे 4 की जगह मैं 5 लिख देता, तो 5 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 3। तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हर एक नोड के पास 3 वोट होने चाहिए, ठीक है। अब वो वोट उसको तभी मिलेगा ना जब वो ज्वाइन करेगा, जब वो क्लस्टर में ज्वाइन होगा तभी वो वोटिंग कर पाएगा, तभी उसको राइट मिलेगा आगे। तो अगर कभी भी मान लो कि वो नोड ज्वाइन ही नहीं कर सकता, तो वो पहली बार तो आउट हो गया। फ्लोर मिनिमम हमेशा 3 होना चाहिए। अब आपकी मान लो कि 2 नोड डाउन हो गए, 5 में से 2 नोड डाउन हो गए, तो आपके पास क्या कहते हैं कि कोरम कितना आएगा, 3 का आएगा, चलेगा। और 2 डाउन हो गए, एक और डाउन हो गया, 3 डाउन हो गए, तो आपका कोरम जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, आएगी 2, जबकि आपकी होनी चाहिए 3। तो जब वो 2 और 3 का डिफरेंस होगा ना, दैट मीन्स कि उस टाइम पे आपका क्लस्टर जो है वो कोई फैसले नहीं ले पाएगा। क्यों? क्योंकि फैसला लेने के लिए हमेशा वोटिंग चाहिए, और वोटिंग जो होती है, जो जितने नंबर आपने नोड बनाए हुए हैं स्टार्टिंग में इंस्टॉल किए हुए हैं, उसके बेसिस पे होता है कि आपने 5 नोड बनाए थे तो आपके हमेशा 3 होने चाहिए। तब उस केस में क्या होगा, उस केस में बता देता हूँ क्या होगा। क्लस्टर हो गया डाउन, ठीक है, किसी मान लो कि 5 नोड का, फिर से बता रहा हूँ, 5 नोड का सोल्यूशन है, 5 में से मिनिमम हमेशा 3 नोड ऑनलाइन रहने चाहिए कभी भी। अब 3 की जगह सिर्फ 2 ही ऑनलाइन रह गए, 3 नोड डाउन हो गए, मतलब कि सिर्फ 2 नोड ऑनलाइन है। अब 2 नोड ऑनलाइन है तो प्रॉब्लम क्या होगी, यार 2 नोड ऑनलाइन है तो क्या हो गया, क्लस्टर तो चलना चाहिए ना, क्लस्टर तो चल रहा है, लेकिन अब उन 2 में से अगर कोई भी एक डाउन होगा तो क्लस्टर कुछ नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि क्लस्टर जो है वो वेट कर रहा है कि पहले वापस आओ, सारे लोग वोटिंग करेंगे तब जाके मैं स्विच करूंगा। तो उस केस में वो वेटिंग में चला जाता है कि मेरे को वेट करना है, अभी आप सारे लोग वापस आएंगे और तब हम वोट करेंगे कि हमें क्लस्टर कहाँ लेके जाना है, मतलब कहाँ माइग्रेशन करना है। तो अगर आपका जो एक्चुअल नंबर ऑफ नोड, रनिंग नोड, अगर आपके फ्लोर के नंबर से कम है,
ठीक है, जो आपका फ्लोर कब निकलता है, जब आप डिजाइन करते हो कि मान लो आपने 5 नोड बना दी, 5 नोड जब आपने इंस्टॉल कर दी तब आपका फ्लोर वैल्यू आ गया। अब वो फ्लोर वैल्यू अगर कम हो गया रनिंग टाइम पे, तो फिर आपका क्लस्टर जो है वो कभी भी स्विच ओवर नहीं करेगा, तो स्विच ओवर का वो फैसला नहीं कर पाएगा। ये मेन चीज है जो मैं बताना चाह रहा था, ठीक है। अब बात करते हैं फेंसिंग की। फेंसिंग देखो उसी का पार्ट होता है, फेंसिंग में उस नोड को अलग कर दिया जाता है और उसे पावर ऑफ कर दिया जाता है। मतलब ये कि वो आर्किटेक्चर से दूर करके पावर ऑफ, पर वो कब होता है, जब आपकी वोटिंग होती है। और वोटिंग कब होती है, जब आपके कोरम की वैल्यू हमेशा जो है मिनिमम फ्लोर जो वैल्यू है उसके ऊपर रहनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपकी वैल्यू 3 है मान लो कोरम की, और 5 का नोड का सोल्यूशन है, तो हमेशा 3 मेंबर्स ऑनलाइन होने चाहिए। 3 मेंबर ऑनलाइन होंगे तो ही वो फेंसिंग कर पाएंगे, तो ही वो कुछ भी कर पाएंगे। अगर वो 3 से जैसे ही कम होंगे, ऑटोमेटिकली आपका क्लस्टर जो है वो बंद नहीं होगा, बट कोई एक्शन नहीं लेगा। ठीक है, वो कोई रिसोर्स को माइग्रेट नहीं करेगा इवन इन केस ऑफ फेलियर। अब आप बोलोगे यार फिर क्या फायदा है क्लस्टर को बनाने का। ये इसलिए किया गया है ना, हमेशा स्प्लिट ब्रेन को अवॉइड करने के लिए। स्प्लिट ब्रेन को अवॉइड करने के लिए क्यों किया गया है, कि मान लो आपका 5 नोड है, 5 में से 2 नोड अलग हैं और उन दोनों को लगता है कि पूरा क्लस्टर डाउन है, वो बाकी 3 से बात नहीं कर पा रहे। मान लो किसी भी रीजन से आपने होस्ट फाइल एडिट कर दी, कुछ भी कर दिया 2 नोड पे जाके या 3 नोड पे, अब 3 नोड बाकी 2 से बात नहीं कर पा रहे, वो 2 जो है 3 से बात नहीं कर पा रहे। अब 2 जो है उनको लग रहा है कि यार ये पूरा क्लस्टर इन तीनों को पावर ऑफ कर देना चाहिए, 3 जो है उनको लगता है कि यार इन 2 को पावर ऑफ कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो आपस में बात नहीं कर पा रहे। तो उस केस में स्प्लिट ब्रेन हो जाता है। स्प्लिट ब्रेन मतलब दोनों एक तरफा अलग अलग फैसला कर लेते हैं, मतलब वो एक दूसरे को मारने चले जाएंगे। लेकिन जब आप फोरम ये कोरम का कॉन्सेप्ट लेकर आते हो, कोरम में क्या होगा, वोटिंग का। तो जब आपका अगर वोटिंग मान लो 3 से कम हो गई, जैसे ही आपके 3 नोट डाउन हुए, ऑटोमेटिकली आपका जो है क्लस्टर एक्शन बंद हो गया। क्लस्टर अब स्विच ओवर करेगा ही नहीं, कुछ नहीं करेगा। पहले आप अपने मेंबर्स को ऑनलाइन लाओ, जब वो ऑनलाइन आ जाएंगे तब आप फिर कहीं भी स्विच ओवर कर सकते हो। तो इससे आपका स्प्लिट ब्रेन बच जाता है, अदरवाइज आपका स्प्लिट ब्रेन सिचुएशन होएगा। ठीक है, तो इसको तो अवॉइड करने के लिए ये कोरम का कॉन्सेप्ट बनाया गया। तो आई हाँ होप आपको समझ में आया होगा। हाँ हाँ, सही है, थैंक यू यार श्री कृष्णा। ठीक है। तो ये कोरोसिंग जो कोरम टूल है ये चलानी पड़ेगी हमें तब ये होगा, या बाय डिफॉल्ट भी ये इनेबल नहीं होता नहीं, टूल नहीं है यार, ये चलाना नहीं पड़ता, ये तो बाय डिफॉल्ट होता है। मतलब है? ये तो ओके। जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ फॉर्मूला कैसे काम करता है उसका अंदर से। अच्छा। देखो मैं कमांड यार मेरे को ढूंढना पड़ेगा, पीसीएस कोई के बात अंदर नहीं। ही ना कमांड होती है कोरम चेक करने की। अब पीसीएस कोरम, चलो मैं ढूंढ के बता दूंगा, हाँ ये रहा कोई शायद नहीं। पीसीएस कोरम। तो आपको ना वो भी बता देगा कि किस नोड पे कितना है या नहीं है। कृष्णा भाई स्पेलिंग गलत है, हाँ, स्पेलिंग मिस्टेक है। कौन सी वाली? अरे सी स्पेलिंग ओ मिस्टेक। हाँ, आर ओ कोरो मस्ती बोला कोरो कोरम टू की। अरे भाई ये नोड वाली, ये मैंने नहीं लिखा, ये स्पेलिंग इनकी अपनी है, QUORUM, है ना। नहीं नहीं, मैं चैट में भेजता हूँ, एक एक मिनट रुको। नहीं नहीं, किसकी बात कर रहे हो? चलो चैट में भेज दो, नो प्रॉब्लम। मैं तब तक ना आपको ये बता देता हूँ कि कोरम चेक करने का भी ना एक तरीका होता है। ठीक है, मैं अभी फिलहाल अभी उसके ऊपर नहीं जा रहा, पार्क करते हैं उस क्वेश्चन को। मैं आपको कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें बताता हूँ। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जब आपके, जैसे हम बात कर रहे थे ना, 2 का, 3 का, 5 का, ऑड नंबर के जब भी क्लस्टर होते हैं ना, 2 मतलब 2 सबसे मिनिमम होता है, 3 5 7 ऐसी कॉन्फ़िगरेशंस में ना एक प्रॉब्लम आती है, ये वाली प्रॉब्लम, ये वाली आती है। जैसे हम बोले थे ना 5 वाला, तो 5 में जो वैल्यू है फ्लोर वाली, अब होता क्या है कि इसकी वैल्यू हो जाती है 3। ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने क्या बोला है कि इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक फॉर्म, एक वैल्यू होती है। तो आप, एक फाइल होती है इसकी, क्लस्टर की अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल। इस क्लस्टर की कॉन्फ़िगरेशन फाइल को आप कभी भी रीड करोगे ना, ठीक है, कैट करोगे, तो आपको ना इसके अंदर आपके नोड से रिलेटेड सारी चीजें दिख जाती हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे कॉलम है। अब देखो ये यहाँ पे इसकी कॉन्फ़िगरेशन है, जो आपने अभी बनाया क्लस्टर, उसकी कॉन्फ़िगरेशन आपका नोड 1 नोड 2। ठीक है, कोरम ये वोटिंग का होता है, वोटिंग कोरम। अब ये क्या कह रहा है ना, 2 नोड इक्वल टू 1 है। अब यहाँ पे क्या होता है, जब आप 2 नोड का स्ट्रक्चर बनाते हो ना, स्पेशली ये 2 नोड और वो इवन वालों के लिए, मतलब सॉरी ऑड वालों के लिए है, 2 3 5 वालों के, यहाँ पे ना एक फॉर्मूला होता है, इसको आपको क्या करना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं करोगे ना, तो क्या होगा कि आपका जो इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू पता है कितनी होती है? अब 2 नोड वाले में कितनी वैल्यू आएगी बताओ कोई? 2 नोड में जो वैल्यू आएगी, 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, 2। मतलब है कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हमेशा 2 नोड ऑनलाइन होने चाहिए, तभी क्लस्टर स्विच करेगा, वरना नहीं करेगा। तो अगर मैं 2 नोड का क्लस्टर बनाता हूँ, तो मेरा क्लस्टर कभी भी स्विच नहीं करेगा। वो छोड़ दो जो मैंने सॉफ्ट वाला किया था, सॉफ्ट स्विच तो सिर्फ आपके रिसोर्सेज को मैंने माइग्रेट किया था, बट मैं अभी स्विच ओवर की बात कर रहा हूँ। वो तभी होता है जब आपका एक क्लस्टर डाउन हो जाए या एक नोड डाउन हो जाए। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा
कि फॉर्मूला कैसे बनेगा। आपकी दो नोड है तो 2 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है 1 प्लस 1 2। तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हमेशा दो नोड ऑनलाइन होनी चाहिए, तभी क्लस्टर स्विच करेगा, अदरवाइज नहीं स्विच करेगा। तो ये तो बड़ी प्रॉब्लम है, दो ही नोड है और दो में हमेशा दो ऑनलाइन कैसे रह सकते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, इस फाइल के अंदर एक चेंजेस करते हैं। हम इस फाइल को बोलते हैं कि भाई जो वेटिंग वाला है ना, ये मैं बोलता हूँ कि तुम वेट मत करो किसी के ऑनलाइन आने का, वेट मत करो, सीधा स्विच कर दो। तो यहाँ पे इस वाले लाइन में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा ये टैग। अगर मैं ये टैग ऐड नहीं करता तो पता है क्या होता, ये क्लस्टर हमेशा जब आप पावर ऑफ करोगे ना नोड को, या नोड 1 डाउन होगा, तो ये सोचेगा यार मेरे को तो दो नोड चाहिए, दो मेंबर हमेशा ऑनलाइन होने चाहिए, तभी मैं स्विच करूंगा, वरना मैं स्विच नहीं करूंगा। ठीक है, क्योंकि स्प्लिट ब्रेन हो जाता है। स्प्लिट ब्रेन में क्या होता है, पहली नोड डाउन है, दूसरी नोड पहले को लगा दूसरा डाउन है, दूसरे को लगा पहला डाउन है, दोनों ही क्लस्टर स्विच ओवर की कमांड चलाने लगे। इसलिए ये कॉन्सेप्ट आया था कोरम का। लेकिन दो नोड वाले में तो ये तो बहुत स्पेशल प्रॉब्लम है। स्पेशल प्रॉब्लम क्या है कि दो नोड के आर्किटेक्चर में फॉर्मूले के हिसाब से 2 प्लस दो नोड में 2 ही वोटिंग होनी चाहिए, और दो वोटिंग तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि एक तो डाउन हो जाएगा। तो इसलिए आपको ये टैग ऐड करना पड़ता है, ये स्पेशली केयर करना पड़ेगा आपको जब आप दो नोड का क्लस्टर बनाओगे। तो अगर आप 3 का बना रहे हो, 4 का बना रहे हो, 5 का बना रहे हो, 6 का, तो शायद आपको दिक्कत नहीं आती है। ये प्रॉब्लम सिर्फ दो नोड वाले में सबसे ज्यादा आती है। वेट फॉर ऑल इक्वल टू जीरो, वेट फॉर ऑल इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है, ये एक्चुअली मैं स्प्लिट ब्रेन को इनवाइट कर रहा हूँ इस केस में। इनवाइट इन द सेंस कि मैं ये कह रहा हूँ कि आप वेट मत करो कि दोनों नोड ऑनलाइन आएंगे, आप क्लस्टर स्विच ओवर कर दो। मैंने कमांड दे दिया तो आप क्लस्टर स्विच ओवर कर दो। ये स्पेशल केस है जो रेड हैट ने बताया हुआ है टू नोड वालों के लिए। टू नोड क्योंकि सबसे मिनिमम होता है और इनके लिए ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। अब आपने क्या करना होता है, देखो कभी भी आप फाइल में चेंज करो ना, हालांकि मैंने गलत किया है, आपके सामने मैंने रनिंग में चेंज कर दिया है। कभी भी क्लस्टर में कोई भी चेंज करते हो, कॉन्फ़िगरेशन, मेन कॉन्फ़िगरेशन जिसे कहते हैं, तो हमेशा क्लस्टर को स्टॉप करके करना। और स्टॉप करने के दो तरीके होते हैं, लोकली स्टॉप और ग्लोबली स्टॉप। ग्लोबली स्टॉप का मतलब होता है, एक सेकेंड, ग्लोबली स्टॉप का मतलब होता है सारे क्लस्टर, सारे नोड्स को ऑफ करना। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, क्लस्टर स्टॉप कर देंगे। ठीक है, अब ये देखो क्या कर रहा है, अब ये 1 और 2 दोनों से क्लस्टर को बंद कर देगा। तो अब मैं करूंगा पीसीएस स्टेटस, तो यहाँ पे भी नहीं चल रहा। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ पीसीएस स्टेटस तो यहाँ भी नहीं चल रहा, मेरा क्लस्टर बंद हो गया है। क्यों? क्योंकि अभी मैं मेंटेनेंस एक्टिविटी कर रहा हूँ। तो मेंटेनेंस कभी भी करना तो हमेशा क्लस्टर को बंद करके करना। अब जो भी फाइल में चेंजेस करने हैं, मान लो मैंने फाइल में चेंजेस कर दिए, ठीक है, यहाँ मैंने फाइल में चेंजेस किए और ये मैंने ऐड कर दिया पैरामीटर। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस चेंजेस को कर लो और उसके बाद आप क्या करो, इसे स्टार्ट कर दो। तो आप स्टार्ट कैसे करोगे, पीसीएस क्लस्टर स्टार्ट हाइफन ऑल। तो यहाँ पे बट जैसे कृष्णा ये दोनों नोड पे करना पड़ेगा ना हमें? नहीं नहीं, दोनों पे नहीं करना पड़ेगा, यही मैं बता रहा हूँ, देखो कैसे होगा। ये जैसे ही स्टार्ट करोगे ना, अब आपने जो फाइल जो चेंज करी है वो आपने पहली नोड पे चेंज करी है। ठीक है, तो देखो कैट करोगे, अगर मान लो मैं कैट करके दिखाता हूँ इस कॉन्फ़िगरेशन को, ये सिर्फ टू नोड वाले का प्रॉब्लम है यार। ये मतलब टू नोड आपका है तो फिर ये आपको करना पड़ेगा, वरना कोई दिक्कत नहीं है। ये एक एक्स्ट्रा स्टेप है, तो यहाँ दिख रहा है। अब यही सेम चीज मैं अगर टू पे करता हूँ, तो मेरे टू को नहीं पता कि वन की कॉन्फ़िगरेशन में कुछ चेंज हुआ है। ठीक है, देखो इसको नहीं पता कि वन में कुछ चेंज हुआ है, ये बेचारे को नहीं पता। क्यों? क्योंकि आपने क्लस्टर के अंदर चेंज किया है ना। तो इसके लिए कमांड होती है, आप इसको चला सकते हो, बड़ी अच्छी कमांड होती है, सिंक, इस हाँ। क्लस्टर सिंक। हम्म, तो ये क्या करेगा, ये आपका सिंक्रोनाइज कर देगा कॉन्फ़िगरेशन। तो अब आप अगर इसको कैट करोगे तो देखो अब आपको वेट फॉर ऑल 0 मिल गया। वही वही। तो वो वीसीएस में जैसे उस नोड से स्टार्ट करते थे तो वो सिंक कर लेता था, हाँ, यही होता था ना वीसीएस में। जैसे 4 नोड है तो हम्म नोड 1 पे अगर तुमने स्टॉप करके क्लस्टर स्टार्ट किया हम्म, तो फिर नोड 1 पहले स्टार्ट करनी चाहिए, फिर 2 3 4 पे फिर ऑटो सिंक हो जाता है वीसीएस में। देखो बट ये जो, स्टार्ट आप सबको कर दो, ठीक है, एक हाँ साथ स्टार्ट हाइफन ऑल कर दो, और उसके बाद आप पीसीएस क्लस्टर सिंक चलाओगे तो वो ऑटोमेटिकली हाँ, सारे तो नोड्स पे इसमें, जाके कॉन्फ़िगरेशन सिंक कर हाँ देगा। इसमें जहां, एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी है वो, हाँ वहां पे ऑटो सिंक हो जाती है। बट ये जिस नोड पे चेंज किया उसी नोड से स्टार्ट करना पड़ता है, हाँ, तो वो ऑटो सिंक हो जाता है वीसीएस में, वेरिटास में ना। ओके। ये देखो हाँ क्लस्टरिंग के बहुत सारे सॉल्यूशंस मार्केट में हाँ ऑफर्ड होते हैं। ठीक है, हाँ तो वीसीएस है, बहुत सारे हैं, वेरिटास क्लस्टर के अलावा रेड हैट पीसीएस है, और भी हाँ। बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स मार्केट में अवेलेबल हैं। ठीक है, तो चलो हम यहाँ आके देखते हैं। अगर हम यहाँ आके देखें तो ये ऐसे हो गया। ठीक है, अभी हम इसको टेस्ट करेंगे। टेस्ट कैसे करेंगे, मैं इस नोड को कर दूंगा पावर ऑफ। तो पहले पावर ऑफ करने से पहले हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कहाँ क्या कौन सा चल रहा है। तो आप देखोगे पहली नोड पे मेरा सब कुछ चल रहा है। ठीक है, क्रॉन भी चल रहा है, और यही सेम आउटपुट अगर मैं सेकंड नोड पे जाके देखूं तो सेकंड नोड पे अगर मैं देखता हूँ पीसीएस स्टेटस,
तो यहाँ भी मुझे जो आउटपुट दिखेगा ये देखो सेम दिखा रहा है, मतलब कि मेरा नोड 1 पे सब कुछ चल रहा है। अब मैं नोड 1 को बंद कर दूंगा, अब मैं नोड 1 को करूंगा पावर ऑफ, ठीक है। तो मैंने नोड 1 को लिखा पावर ऑफ कि भाई अब आप बंद हो जाओ, तो नोड 1 हो गई मेरी पावर ऑफ। अब मैं देखता हूँ कि नोड 2 क्या कहता है। नोड 2 कहता है कि ये देखो, ये देख रहे हो, नोड बता रहा है कि मेरा नोड 1 ऑफलाइन है, नोड 2 ऑनलाइन है, और रिसोर्सेज मेरी 2 पे चली गई हैं सारी। तो पीसीएस क्लस्टर ने मेरा स्विचिंग कर दिया। अब यहाँ जरा देखें तो ये देखो क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, स्टैंड बाय नोड इफ यू आर वाचिंग दिस मैसेज, इसका मतलब है कि आपका जो है पीसीएस क्लस्टर नोड 2 एक्टिव है। तो जो मेरा काम था स्विच ओवर का ऑटोमेटिक, ये ऑटोमेटिक हो गया पावर ऑफ होते ही नोड के। तो मेरी नोड जैसी ही गई ये वाला स्विच हो गया। अब एक स्विच बैक भी होता है, तो चलो उसके लिए हमें पहले स्टार्ट करना पड़ेगा ना इसको। तो कंसोल पे जाते हैं पहले, हम इसके कंसोल पे जाएंगे। एक सेकंड देखते हैं कहाँ कहाँ है नोड हमारी। अच्छा देखना पड़ेगा इसका नाम क्या दिया है मैंने, आई गेस यही है शायद। ठीक है, तो अब मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ अगर जब आपकी नोड ऑनलाइन आएगी ना, तो आपके क्लस्टर को पहले ही पता चल जाएगा, मतलब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपसे पहले क्लस्टर को पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि वो दोनों नोड पे मॉनिटरिंग कर रहा है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं नोड अप आई है नहीं आई है, और चलते हैं कंसोल पे, सर्वर 1। यार इतनी सारी वीएम्स है ना, कभी कभी पता नहीं लगता है कि कौन सी वीएम पे काम कर रहे हैं। चलो ठीक है, लेट्स होप कि शायद मैंने सही वीएम ऑन किया होगा। हाँ देखो मैंने सही वीएम को ऑन किया है। ठीक है, तो अब आप देखोगे तो ये मुझे आउटपुट आ गया कि ये मेरा 2 पे चल रहा है। अब जरा 1 को देख लेते हैं लॉगिन करके। तो 1 को मैंने लॉगिन किया, तो मैं पहले sudo करूंगा, sudo su। इसके बाद अब मैं कमांड चलाता हूँ pcs status। तो अब आप देखोगे रिसोर्सेज मेरी माइग्रेट नहीं होती है, ये याद रखना। स्विच ओवर ऑटोमेटिक होता है, स्विच बैक हमेशा मैनुअल होता है। मैनुअल क्यों होता है? आप कभी भी किसी भी कंपनी का अगर क्लस्टर पढ़ोगे ना, तो उनके इंस्ट्रक्शन देते हैं जो ट्रेनर्स होते हैं, वो लोग भी आपको ये बात बताएंगे, और डॉक्यूमेंटेशन में भी होता है कि जब भी क्लस्टर स्विच ओवर होता है, तो इवन दो वो बहुत ही मतलब माइक्रो सेकंड कह लो या एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स का छोटा सा एक लॉस होता है। इसीलिए कभी भी स्विच ओवर तो ऑटोमेटिक रखा जाता है, बट स्विच बैक कभी भी ऑटोमेटिक नहीं होता। क्यों? क्योंकि स्विच बैक का मतलब क्या है, आपकी नोड अप आ गई है और अब आप उसको वापस पुराने पे लाना चाहते हो, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आप उसको ऑटोमेटिकली करो, क्योंकि हो सकता है कि वो एक अनदर फ्रैक्शन ऑफ आपका कुछ लॉस हो। तो वो आप हमेशा मेंटेनेंस एक्टिविटी में कर सकते हो। मेंटेनेंस में आप कैसे कर सकते हो? अब आपकी नोड मान लो अप आ गई, लेकिन रिसोर्सेज आपकी चल रही है 2 पे, तो अब आप मेंटेनेंस विंडो ले लो, और मेंटेनेंस विंडो के अंदर लेके आप क्या करोगे, उस विंडो के अंदर आप अपने रिसोर्सेज को माइग्रेट कर सकते हो। कैसे? आप लिख सकते हो पीसीएस क्लस्टर स्टैंड बाय। आपको मैंने भी बताया था सॉफ्ट करने की जरूरत है स्टैंड, देखो हार्ड स्विच की तो जरूरत नहीं है कि क्लस्टर बंद करो। आप सीधा क्या करो, आप अपना सॉफ्ट स्विच करो, और आप यहाँ पे नाम लिख दो। अभी मेरी नोड की रिसोर्सेज कहाँ चल रही है? 2 पे, तो आप लिख दो 2। तो अब देखो क्या करेगा, स्टॉप किया, स्टार्ट किया, और इसने 1 पे स्टार्ट कर दिया। इसके साथ साथ हमेशा याद रखना, कभी भी स्टैंड बाय करना तो अनस्टैंड बाय जरूर कर देना, नहीं तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, नेक्स्ट टाइम होगा ये कि जब आपका क्लस्टर स्विच ओवर होगा और आपकी अगर एक नोड भी स्टैंड बाय में रह गई, तो वो नोड पार्टिसिपेट नहीं करेगी क्लस्टर स्विच ओवर में, तो आपकी रिसोर्सेज माइग्रेट नहीं होंगी। फिर आप सोचोगे यार ये क्या हो गया। ठीक है, तो अब आप देखो आपकी सर्विसेज वापस आ गई। अब मैं वापस GUI में आता हूँ, और यहाँ देखो अब एक्टिव नोड रिस्पॉन्स कर रहा है। तो इस तरीके से मैंने विप को जो है फ्लोट कराया है 1 और 2 के बीच में, और वो कंट्रोल कौन करता है? वो कंट्रोल करता है मेरा पीसीएस क्लस्टर। ठीक है, पीसीएस स्टेटस। अब इसमें 2 रिसोर्सेज हैं, दोनों के लिए रूल बना रखा है कि दोनों साथ में रहें, और क्या कहते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, आप सर्विसेज भी वेरीफाई कर सकते हो। इसके अलावा आप और भी बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हो, आप एक से ज्यादा आईपीस भी डाल सकते हो। ये तो एक वेब था, आपके पास मान लो अगर 3-4 इंटरफेसेस हैं, हर एक इंटरफेस का वेब भी आप ऐड कर सकते हो। इसके साथ आप क्या कहते हैं, कोई कस्टमाइज स्क्रिप्ट लिख सकते हो, कस्टमाइज स्क्रिप्ट को भी आप चला सकते हो। इसके साथ आप कस्टम सर्विसेज भी बना सकते हो, जो भी आप चाहते हो। आप माउंटिंग कर सकते हो स्टोरेज की, आप एलवीएम माउंट कर सकते हो पीसीएस क्लस्टर के अंदर। बहुत सारी चीजें आप ऐड कर सकते हो पीसीएस
क्लस्टर में। तो पीसीएस क्लस्टर रियली में आपको बहुत अच्छे तरीके से ऑफर करता है कि आप अपने सोल्यूशन को ट्रूली एक्टिव स्टैंड बाय बना सकते हो। ट्रूली एक्टिव स्टैंड बाय मतलब ये कि आपको लगता है कि यार मेरे सोल्यूशन में अगर और भी कुछ सर्विसेज या कंपोनेंट्स हैं जो कि माइग्रेट होने चाहिए, ठीक है, वो आप उनको भी ऐड कर सकते हो अपनी स्क्रिप्ट के हेल्प से। स्क्रिप्ट लिख के और आप इनको माइग्रेट कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको मिलती हैं पीसीएस क्लस्टर के अंदर। तो ये था मेरा सेशन पीसीएस क्लस्टर के ऊपर, ठीक है, रेड हैट पीसीएस क्लस्टर के ऊपर। तो अब हम बात करते हैं, अब हम क्वेश्चन एंड आंसर्स लेते हैं, अगर किसी को कोई क्वेश्चन आंसर पूछना हो तो। हाँ मेरे यार, ये ऑटो स्टार्ट लिस्ट की फंक्शनैलिटी होती है इसमें, और सिस्टम लिस्ट की। ऑटो स्टार्ट लिस्ट मतलब जैसे ऑटो स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे तुम्हारी सर्विसेज दो दो रिसोर्सेज तुमने लिए हैं, हाँ ये वेब और ये क्रॉन शेड्यूलर। हाँ ऐसी हाँ। तुम्हारी 10 रिसोर्सेज हो गए फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब ये 10 रिसोर्सेज एक, वॉइस चली गई। हाँ सॉरी यार, एक सेकंड। हम्म। ऑटो स्टार्ट लिस्ट जो होता है, ठीक है, अब उसमें मान लो ये कौन से वाले पे ये अपने आप स्टार्ट होंगी, कौन से वाले पे नहीं होंगी। जैसे हमारे 5 नोड हैं, मैं चाहता हूँ 5 नोड में 2 नोड पे ही क्रॉन शेड्यूलर स्टार्ट हो, ठीक है, ऑटोमेटिकली। ठीक है, जैसे अपना मैनेजर होता था वो 2 ही नोड पे चलता था क्योंकि लाइसेंस का इश्यू होता था, ठीक है। बाकी 3 नोड पे हमें सर्विसेज नहीं चलानी, तो ऑटो स्टार्ट लिस्ट में खाली 2 ही नोड के नाम पड़े होते थे, हाँ ठीक है। हाँ सिस्टम हाँ लिस्ट हाँ। में 5 नोड के पड़े होंगे, बट वो स्टार्ट खाली 2 ही नोड पे हो सकता है, ठीक है। तो ये फंक्शनैलिटी होती है इसमें या नहीं हाँ होती है? होती है। जब मैंने बताया था ना कि कॉन्स्ट्रेंट जब ऐड करते हैं, तो यहाँ पे हाँ अगर देखोगे ना, तो पीसीएस रिसोर्स के लिए जब हम ऐड करते हैं ना पीसीएस कॉन्स्ट्रेंट, तो इसको जब कभी देखोगे ना, तो यहाँ पे दिखाएगा कि 3 तरीके का मैंने बताया था ना पीसीएस कॉन्स्ट्रेंट शो। हाँ लोकेशन, ऑर्डरिंग एंड को लोकेशन। लोकेशन हाँ। मतलब नोड्स की किस रिसोर्स को आप कहाँ पे बार करना चाहते हो, या हाँ। चाहते हो कि वो अच्छा, तो लोकेशन से हो हाँ जाएगी है ना, हाँ कि 2 ही नोड पे चलनी है। हाँ। ऑर्डरिंग से हो जाता है कि ऑर्डर कर सकते हो आपकी कहाँ कहाँ किस सीक्वेंस में स्टार्ट करना है, पहले ये पहले ये पहले ये, ठीक है। हम्म इसके हम्म। बाद को लोकेशन का मतलब होता है कि इन रिसोर्सेज को एक साथ रख ग्रुप दो। में ग्रुप हाँ, में ग्रुपिंग करना है कर ना, दो, हाँ। ग्रुपिंग हो गया ना। तो इस तरीके से ये मतलब पॉसिबल है इसके अंदर। ओके, और इसमें मतलब ऑर्डरिंग से सीक्वेंस भी हो जाएगा कि हम्म। पहला नोड 1 पे स्टार्ट होगा, फिर नोड 2 पे, अगर नोड 1 रेडी नहीं हुआ तो नोड 2 पे स्टार्ट होगा, इस तरीके की होगी ना। रिसोर्सेज की ऑर्डरिंग होती है, हाँ रिसोर्सेज वही के वही लिए, वही। हाँ तो जैसे क्रॉन शेड्यूलर रिसोर्स है हमारा ना, हाँ हाँ तो क्रॉन शेड्यूलर मेरे 5 नोड है, हाँ। ठीक है। तो क्रॉन शेड्यूलर पहले नोड 1 पे स्टार्ट होगा, फिर नोड 2 पे होगा, ऐसे ऑर्डरिंग कर सकते हैं हम ना। देखो, एक तो होता है कि जैसे मैंने 5 रिसोर्स ऐड किए हैं, 5 रिसोर्स और 5 नोड, 5 रिसोर्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। हाँ हाँ, क्रॉन हो गया, वेब वेब हो गया, और मान लो एनएफएस हो गया, या कुछ जो भी मान है, लेते हैं। जो भी, हाँ। अब उनकी एक ऑर्डरिंग कर सकता हूँ मैं कि पहले ये हो, फिर वो हो, अच्छा फिर अच्छा वो, अच्छा, सीक्वेंशियली डिपेंडेंसी, चले। हाँ डिपेंडेंसी तुम हाँ। कह रहे हो ना। ये बेसिकली हाई अवेलेबिलिटी का मतलब क्या है कि एक पे चलाना है, एक्टिव एक्टिव स्टैंड बाय टाइप में। हाँ हाँ हाँ। एक्टिव एक्टिव भी कर सकते हो आप अगर हम्म, किसी रिसोर्स को एक्टिव एक्टिव मोड में ठीक रखना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, ठीक ठीक है। बट जनरली इसमें ज्यादातर एक्टिव स्टैंड बाय ही रखा जाता है चीजों को, ठीक कि ठीक एक जगह चले तो बाकी जगह बंद रहे। ठीक ठीक। तो जैसे हमारी विप हो गई, विप हम्म एक डिपेंडेंसी हो गई, जैसे मैंने एक कंपोनेंट ले लिया, हम्म। ठीक है, वो कंपोनेंट में मैं एक विप दे दिया, हाँ ठीक हाँ है। तो अगर मेरी विप एक्टिव होगी तभी वो कंपोनेंट आ पाएगा। तो ये हम्म, ऑर्डरिंग होगी, पहले विप चेक करो, हाँ विप अगर चेक किया तो वो कंपोनेंट टोटल आ पाएगा, वरना वो पार्शियल होगा, वो सही नहीं होगा क्लस्टर। तो ये ऑर्डरिंग से हम कर लेंगे, राइट हाँ कृष्णा? हाँ राइट। ये ठीक है यार, ठीक। और ये फ्रीवेयर होता है ना, इसकी कोई लाइसेंस तो नहीं होता, राइट? नहीं नहीं, ये फ्री सॉफ्टवेयर है, आप आराम से यूज कर सकते हो इसको। तो इसका मतलब सपोर्ट अपोर्ट कहाँ से होता है, मान लो कोई इश्यू हो तो ये, ये तो देखो, वो, इश्यू अगर क्लस्टर के मान लो कोई बग है या कुछ ऐसा है, तो फिर वो तो आपको रेड हैट के पास जाना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, बट तो आप जैसे यूज कर हम, सकते हो इसको, वैसे आप नहीं यूज कर जैसे कई सकते हो। सारे प्रोडक्ट होते हैं ना, जैसे हमारे नोड पे हमारे प्रोडक्ट में तो चलो वीसीएस क्लस्टर होता है, बट हम्म कई सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसमें मतलब जो कस्टमाइज्ड होता है, कैक हम्म टीम जैसे बनाती है ना, वो कस्टमाइज्ड ही सोल्यूशन देते हैं, रिपोर्टिंग का कोई कुछ भी बना रहे हैं, हम्म। तो उसका कोई क्लस्टर का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, हाँ क्योंकि हाँ। वो तो एक लिनक्स बॉक्स होती है, उस पर कुछ भी तुम चला लो, समझ रहे हो। हम्म। तो उसमें अगर हम क्लस्टरिंग का कॉन्सेप्ट लाना है तो वो पीसीएस क्लस्टर के थ्रू ला सकते हैं, क्योंकि ये फ्रीवेयर है, राइट? हाँ हाँ बिल्कुल, ये फ्री है, इसके लिए कोई कॉस्ट पे नहीं करना पड़ता है। तो ये तो बहुत अच्छी चीज है यार। हाँ, हम्म। मतलब आप यूज कर सकते हो, प्रपोज कर सकते हो अपने यहाँ पे, मतलब नहीं फ्री है, नहीं वो
वो तो कमर्शियल एस्पेक्ट्स तो वो अलग है, बट आज की डेट में मान लो कोई चीज है अवेलेबल ही नहीं है, कई बार कई सारे प्रोडक्ट होते हैं जो कस्टमाइज्ड होते हैं कंप्लीटली ना, कोई छोटा सा सोल्यूशन है वो कस्टमाइज सोल्यूशन है, रिपोर्टिंग का जैसे कई जगह होता है, कई रिपोर्टिंग कोई इतना वो नहीं आता स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, वो एज अ एड ऑन आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी का, तो जैसे मीडिएशन के साथ रिपोर्टिंग वो फ्री फीचर देते हैं या एड ऑन फीचर देते हैं, वो स्टैंडर्ड फीचर नहीं है, आप चाहिए तो ले लो, बट उसकी वो नहीं होती, तो उस केस में मान लीजिए अलग से बॉक्स दे रहे हैं या कैक टीम कुछ डेवलप कर रही है, तो जैसे कैडे वेडे होता था जो हमारा, तो उसमें हम क्लस्टरिंग का कॉन्सेप्ट ये कर सकते हैं ना, जैसे कुवैत में भी था अपना, ये तो देखो उसमें कहीं अपना भी कर सकते हो, आपको कॉन्सेप्ट। कहीं भी लाइनक्स मशीन के ऊपर आप रेड हैट का पीसीएस क्लस्टर यूज कर सकते हो। ये मतलब आपको सही है यार। फ्लेक्सिबिलिटी देता है इंस्टॉलेशन की और कॉन्फ़िगरेशन की। और ये इसकी मतलब ये सब इजीली अवेलेबल होती होगी ना नेट में, इजीली कमांड वमांड अवेलेबल सारी। होता है। जो आप सेंटोस और आरएचईएल का जो डीवीडी होता है ना, उसके अंदर वो इनबिल्ट आता है, मतलब ऑलरेडी होता है वो पैकेज। सही है, वेरी गुड। वो यम वाला यार कल किया था, आज वो मतलब उसकी रिकॉर्डिंग नहीं होगी ना यम वाले की रेपो बनाने की, वो चलो अगले में कभी कर लेंगे, यम रेपो के लिए मैं एक अलग से सेशन बना दूंगा, यम रेपो अलग के सा ऊपर ही। बना लेना ना हाँ, वो। अलग से बना दूंगा मैं। हम्म, उसके लिए अलग से बना के मैं अपलोड कर दूंगा, हम्म, सिर्फ स्पेशली यम के लिए। ठीक है भाई, ठीक है, थैंक यू यार, थैंक्स कृष्णा। ठीक है, तो और किसी को कुछ पूछना है? उसके बाद हम सेशन क्लोज करते हैं। हाँ, कृष्णा भाई, एक चीज बताना, ये जो क्रोन शेड्यूलर इसमें ये ट्रबल रिसोर्स शूट कैसे को कर सकते हैं कि किस रीजन की वजह से जो क्लस्टर शिफ्ट हुआ था? अच्छा हाँ, ये भी एक अच्छा सवाल है, चलो पूछा है तो बता ही देता हूँ, मेरे दिमाग से स्लिप हो गया था। इसके ना लॉग्स बनते हैं, वार लॉग क्लस्टर होता है, ठीक है, इसके बाद कोरोसिंग लॉग। तो क्लस्टर के यहाँ पे लॉग्स बनते हैं। कभी भी मान लो क्लस्टर में कुछ इश्यू आ जाए ना, कुछ प्रॉब्लम हो गई, कुछ भी है, तो आप इस लॉग को रेफर कर सकते हो। ये लॉग आपको बता देगा कि क्यों इश्यू आया था। मान लो कि बिल्कुल सही क्वेश्चन है कि कुछ पता करना है कि भाई क्या प्रॉब्लम हुई थी, रिसोर्स डाउन हुई थी तो क्यों डाउन हुई थी, तो यहाँ पे वो बता देगा कि मान लो आपका रिसोर्स डाउन हुआ था, इसने ट्राई भी किया उस रिसोर्स को अप करने का, बट ये नहीं कर पाया, उसके बाद ही वो स्विच करता है। देखो, स्विच ओवर का मतलब ये नहीं कि इमीडिएटली स्विच कर दो, स्विच वो क्या करता है, वो उसको ट्रबल शूट भी करने की कोशिश करता है, रीसेट करने की कोशिश करता है, और उसको स्टॉप स्टार्ट करने की भी कोशिश करता है। जब वो नहीं कर पाता है, देन वो फिर वो आगे स्विच ओवर की कोशिश, तब वो स्विच करता है। ठीक है, तो ये लॉग फाइल आप रेफर कर सकते हो, var log क्लस्टर के अंदर corosync.log, ये बहुत इंपॉर्टेंट तो फाइल होती अभी है। हमने जो अभी जब हमने पावर ऑफ किया था तो उसका लॉग बना होगा हाँ बिल्कुल कि बना जो होगा। फर्स्ट नोड था वो ऑफलाइन हो गया हाँ था? हाँ बिल्कुल बना होगा भाई, इसके लिए ढूंढना पड़ेगा, रुक जाओ थोड़ा सा, देखते हैं कोशिश करके, अगर मिलेगा तो मिल जाएगा। इसके अंदर देखो, इन्फो फॉर एरर के उसमें आया होगा, देखो एक तो इन्फो सेक्शन होता है, ठीक है, इन्फो के अलावा कुछ आपका एरर में आया होगा, क्योंकि ये लॉग ना कंटिन्यूसली बनते रहते हैं, तो इसलिए बहुत मुश्किल है कि सारे लॉग्स दिख पाए, बट हाँ कोशिश करते हैं, अगर क्वेश्चन पूछा है तो इसको भी रिजॉल्व करते हैं। देखो अगर मैं यहाँ पे देखने की कोशिश करूँ तो, ठीक है, ये तो हमारा जुलाई 18 हो गया ना, 18 का, ठीक है, ये देखो यहाँ दिखेगा, ये आप देख रहे हो यहाँ पे नोटिस भी आया हुआ है, शटिंग डाउन, टर्मिनेशन, ये देखो यहाँ दिखेगा, यहाँ पे सब कुछ दिखेगा भाई, इसमें सब पता चलता है, लॉग्स इसीलिए होते हैं। अगर कोई रिसोर्स परेशान कर रहा है, स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो डीबग भी कर सकते हो रिसोर्स को। ये देखो यहाँ पे सब कुछ आएगा कि क्या क्या हुआ था, 1807 पे ये सब कुछ हुआ है, ये देख रहे हो, तो ये दिखाएगा, स्विच ओवर का भी दिखाएगा, सब कुछ दिखाएगा, मतलब आप ये लॉग फाइल को पढ़ोगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। हाँ ओके। कोई और भी कुछ? और एक चीज और हाँ पूछनी हाँ थी, जब आपने कल आपने बताया था ना कि जो भी हम क्लस्टर में सर्विस इंटीग्रेट कर देते हैं हाँ तो उसको हम मैन्युअली, फिर अगर इन केस वो डाउन हो जाती है तो मैन्युअली उसको अप नहीं करते हैं, तो हाँ उसको मान लीजिए मेरा एक माई सर्विस है जो क्लस्टर के साथ इंटीग्रेटेड है, हाँ हाँ उसको मैं फिर मैनुअल की बजाय कैसे अप करूंगा हाँ, ये भी एक अच्छा क्लस्टर क्वेश्चन है। की कमांड से? हाँ देखो, ये एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पीसीएस स्टेटस जब आप कमांड चलाते हो ना, तो पीसीएस स्टेटस में आपके मान लो रिसोर्स हैं, दो तीन जो भी है। अब अगर किसी रीजन से मान लो क्लस्टर फॉल्ट, रिसोर्स फॉल्ट हो गया, क्लस्टर नहीं रिसोर्स फॉल्ट हो गया, और वो स्टार्ट नहीं हो पा रहा है, ना वन पे ना टू पे ना कहीं भी नहीं हो पा रहा है स्टार्ट, ठीक है, वो प्रॉब्लमेटिक है। तो अब आप क्या करोगे, अब आप सबसे पहले तो ये करते हो कि पहले आप क्लस्टर का फॉल्ट, मतलब रिसोर्स का फॉल्ट फिक्स करोगे। तो आप लिखोगे पीसीएस रिसोर्स क्लीनअप, और आप उस रिसोर्स का नाम लिखोगे। तो बेसिकली करता क्या है, ये ना इसके काउंटर्स होते हैं, मतलब क्या है ना, काउंटर वैल्यू,
ये जितनी बार 2 बार 3 बार ट्राई करता है इसको फिक्स करने की, और उसके बाद क्या करता है, ये इसको इन्फिनाइट में डाल के फेल कर देता है। फेल का मतलब ये होता है फेल्ड स्टेट में आ गया, फॉल्टेड स्टेट में। इसका मतलब ये है कि अब ये क्लस्टर इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले सकता, क्योंकि उसने अपनी तरफ से ट्राई कर लिया और वो नहीं इसको अप कर पा रहा है किसी भी रीजन से। मान लो वो सर्विस ही नहीं चालू हो पा रही है, तो वो कुछ नहीं कर पा रहा, तो वो इसको फॉल्टेड कर देगा। तो अब आपने क्या करना है, आप इसको फॉल्ट को पहले क्लियर करोगे। जब आप जैसे ही फॉल्ट को क्लियर करोगे, क्लस्टर इसके ऊपर फिर से एक्शन लेना शुरू करेगा। अब अगर आपकी रिसोर्स अगेन फिर फॉल्टेड है, तो वो दोबारा फॉल्टेड में जाएगा। तो इसका मतलब है कि ट्रबल शूटिंग जो स्किल है वो क्या कहती है कि पहले आपको रिसोर्स को फिक्स करना है। क्लस्टर में इशू नहीं है, ना ही क्लस्टर के रिसोर्स में इशू है। इशू आपके एक्चुअल रिसोर्स में है। मतलब आप करो माई एसक्यूएल आपने ऐड किया हुआ है पीसीएस क्लस्टर के अंदर, तो माई एसक्यूएल में प्रॉब्लम है। अब माई एसक्यूएल में प्रॉब्लम है, तो आप उसको जैसे ही फिक्स करते हो, अब जब वो वापस ठीक हो जाता है ना, क्लस्टर फिर भी कुछ नहीं करता। क्यों? क्योंकि क्लस्टर की जो रिसोर्सेज की जो एक्शन का जो टेबल है, वहां पे तो वो अपनी तरफ से पूरी ट्राई कर चुका है। तब आप क्या करते हो, पीसीएस रिसोर्स क्लीन अप करते हो। पीसीएस रिसोर्स क्लीन अप देखो क्या करता है, ये क्लीन अप कर देता है, मतलब ये काउंटर्स को रीसेट कर देता है सारी नोड से जाके। तो अब क्या होगा कि अब ये फिर से क्लस्टर इसको स्टार्ट करने की कोशिश करेगा, और आपकी रिसोर्स जो है वो वापस से स्टार्ट हो जाएगी। अगर नहीं होती है तो फिर आपको दोबारा से रिसोर्स पे देखना पड़ेगा। ठीक है, तो रिसोर्स लेवल पे ट्रबल शूटिंग करनी होती है। जब वो आपका ठीक हो जाता है, तब आप पीसीएस क्लस्टर में आके उसके फॉल्ट को क्लियर कर सकते हो। होता क्या है कि कभी जैसे मान लो रिसोर्स की अप आ जाएगी, पर वो ये स्टिल कहेगा कि रिसोर्स फॉल्टेड इन सेकंड नोड, नाम लिखा आएगा नीचे ना, जैसे यहाँ देखोगे तो यहाँ आउटपुट के बाद ना नीचे एक दो लाइन लिखी आएगी कि रिसोर्स फॉल्टेड इन नोड 2। मतलब ये कि रिसोर्स 1 पे ठीक हो गया है, चल भी रहा है, बट ये 2 पे फॉल्टेड है। 2 पे फॉल्टेड का मतलब ये कि कभी भी 2 पे स्विच नहीं करेगा, तो आपको वो फॉल्ट को क्लियर करना पड़ेगा, ताकि नेक्स्ट टाइम आपका 2 नोड भी जो है वो उस रिसोर्स को एक्सेप्ट कर पाए। तो ये करना पड़ता है। ठीक है, ओके, थैंक यू। अच्छा, ये मुझे एक चीज पूछनी थी। ये जो रिसोर्सेज हैं, ये बेसिकली जैसे क्रॉन की अगर देखी जाए, तो ये हाँ सर्विस से स्टार्ट करता है ना। जैसे कि अगर सर्वर 2 पे स्विच होना है, तो हाँ, सर्वर 2 पे जाके क्रॉन की सर्विस स्टार्ट करेगा, राइट? क्रॉन की सर्विस से वहाँ स्टार्ट करेगा, हाँ एग्जैक्टली। हाँ, और वहाँ पे जो सेटिंग होगी वो उसको वो एग्जीक्यूट करता रहेगा। जो भी क्रॉन टैब देखो, क्रॉन टैब के अंदर जो लिखा हाँ, होता है ना, वो तो आपके क्रॉन टैब का पार्ट है। ठीक है, क्रॉन की जो सर्विस डेमन इटसेल्फ, जो डेमन है जो कि क्रॉन टैब को चलाता है, उसको ही स्टॉप स्टार्ट करता है ये। तो अगर मेरी क्रॉन टैब में अनकमेंटेड है सर्वर 2 पे, लेकिन मेरी अभी स्विच नहीं हुई है, तो वो वहाँ पे वो डेमन अभी बंद रहती है। हाँ, वो डेमन बंद रहेगा। तो जैसे मान लो यहाँ मैं कोई क्रॉन जॉब लगा देता हूँ 1 पे, और मैं 2 पे भी क्रॉन जॉब लगा देता हूँ, तो 1 वाला क्रॉन जॉब चल जाएगा, 2 वाला नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने 1 पे चला रखा है, मेरी जो क्लस्टर है वो 1 पे चल रहा है अभी क्रॉन जॉब। हाँ, वो 2 पे नहीं चल रहा, तो 2 पे वो जॉब ही नहीं चलेगी कोई भी क्रॉन की। मतलब ये एग्जाम्पल दिखाया मैंने आपको, कर अच्छा, लो समझ गया। हाँ हाँ, बस सकते ये हो। छोटी सी क्वेश्चन थी। हाँ, और कोई और क्वेश्चन? कृष्ण भाई, फेंसिंग वाला पार्ट बाद में कराओगे? यार फेंसिंग वाला मैं थ्योरेटिकल बता देता हूँ, फेंसिंग का मैं प्रैक्टिकल नहीं दिखा पाऊंगा ना। फेंसिंग वाले के लिए उसके लिए ना स्टोरेज चाहिए। फेंसिंग में होता क्या है ना कि देखो, फेंसिंग में क्या होगा कि आप अपने यहाँ पे ना फेंसिंग की रिसोर्स क्रिएट करोगे। ठीक है, तो अभी जैसे यहाँ रिसोर्स ग्रुप देख रहे हो ना, ओके। यहाँ पे आपको फेंसिंग रिसोर्स दिखेंगी। फेंसिंग रिसोर्स बेसिकली क्या होता है कि जो सर्वर का आईलो होता है ना, वो आप यहाँ पे ऐड करते हो। तो सर्वर की जो आईलो आईपी है, सर्वर का जो आईलो का जो एडमिन का जो यूजर नेम और जो पासवर्ड है, जो नोड को पावर ऑफ कर सकता है, ठीक है, वो 3 चीजें आप ऐड करके एक रिसोर्स बना दोगे। तो आप लिख दोगे रिसोर्स नोड 1, ऐसे आप लिख दोगे रिसोर्स नोड 2। तो अब क्या होगा कि अगर कोई भी नोड मान लो कि स्टोरेज में कुछ इश्यू चल रहा है, और कोई नोड में से इश्यू आ रहा है, तो वो क्या करेगा, वो उस नोड को बंद कर देगा, पावर ऑफ कर देगा। तो वो उसके कंसोल पे जाएगा, और जो यूजर नेम पासवर्ड लिखा हुआ है वो उसी से ऑटोमेटिकली उसे पावर ऑफ कर देगा। मतलब मैंने प्रैक्टिकली अपने प्रोजेक्ट्स में देखा हुआ है कि जब फेंसिंग चालू होती है और स्टोनिथ इनेबल्ड होता है, ठीक है, स्टोनिथ इनेबल्ड होता है। देखो फेंसिंग और स्टोनिथ मतलब मिलते जुलते हैं। क्यों? स्टोनिथ पावर ऑफ करता है और फेंसिंग जो है उसको आइसोलेट करता है। तो स्टोनिथ जब आप आइसोलेट करके पावर ऑफ करते हो, तो मैंने अपने प्रोजेक्ट्स में देखा हुआ है कि किसी नोड में मान लो कुछ छोटा मोटा भी इशू हुआ, कुछ भी रीजन से, कुछ नोड मान लो नोड हेल्दी है, बट कुछ रीजन से कोई रिसोर्स वहां पे फेल हो गई, रिसोर्स फेल हो गई। अब वो क्या करता है, उस नोड को पावर ऑफ कर देगा। तो देखो आपकी रिसोर्स मान लो जैसे क्रॉन थी, अब क्रॉन किसी रीजन से 1 पे चालू नहीं हो पाई, तो वो पूरी की पूरी नोड को पावर ऑफ कर देगा। तो क्या आपको ऐसी जरूरत है? हाँ, अगर आपको जरूरत है तो आप इसको बना सकते हो, अदरवाइज आप नहीं बनाते। मतलब डिपेंडिंग ऑन द यूज केस, आपको जरूरत है तो प्रैक्टिकली तो मेरे लिए मुश्किल है दिखाना, क्योंकि मेरे पास स्टोरेज के लिए वो नहीं है ना यार, इसका क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल स्टोरेज ओके नहीं है इस ओके। लोकल लैपटॉप पे। और दूसरा क्या है कि इससे मैं कंसोल को एक्सेस नहीं कर सकता ना,
यहाँ से ये सर्वर जो है वो कंसोल अपने कंसोल को दोनों को एक्सेस नहीं कर सकता, दोनों के कंसोल को, क्योंकि ये हमारा GUI बेस्ड हाइपरवाइजर है ना, इसलिए। बट ये प्रैक्टिकली नोड्स पे होता है, जब तो आप अपने इसमें प्रोजेक्ट्स में देखोगे तो। ओके, हम्म तो इसमें रिबूट का ऑप्शन भी होता है ना? मैंने भी कई बार अपने प्रोजेक्ट में देखा कि वो फेंस करके उसको रिबूट कर देता है, कई बार वो वापस ज्वाइन भी कर लेता है सर्वर। यार एक्शन के ऊपर होता है, एक्शन में आप क्या डिफाइन करना चाहते हो। रीसेट भी होता है, रीसेट भी कर सकते हो, पावर ऑफ भी अच्छा, कर सकते हो, रीबूट भी कर सकते हो। तीनों एक्शन आप डिफाइन कर सकते हो कि आप क्या एक्शन लेना चाहते हो। स्टोनिथ तो भाई, स्टोनिथ अगर आप इनेबल करोगे तो वो पावर ऑफ ही करेगा, वो रिबूट नहीं करेगा, नहीं रीसेट करेगा, वो पावर ऑफ कर देगा। इसीलिए स्टोनिथ जो होता है ना, वो मतलब वो ऐसी जगह पे यूज किया जाता है जहाँ पे 50-60 नोड का क्लस्टर होता है, और वहां पे अगर एक नोड बंद भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर आप 2 नोड 3 नोड का क्लस्टर बना रहे हो, तो अब आप 3 नोड में भी एक नोड पावर ऑफ कर दोगे, तो फिर तो आपका मतलब सोल्यूशन का फायदा क्या है। हाँ, डिपेंडिंग ऑन द यूज केस। आप कहते हो मुझे ऐसा कोई क्रिटिकल डेटा राइट कर रहा हूँ और वो नोड मेरे डेटा को करप्ट कर सकता है, देन आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, ओके, और कोई क्वेश्चन किसी को पूछना हो? हाँ जी। नहीं, और कोई नहीं पूछ रहा? तो चलो ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच आप लोगों के टाइम के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मेरी तरफ से कोशिश थी पीसेस क्लस्टर समझाने की। अच्छा, अब हम ओपन स्टैक का सेशन शुरू करने जा रहे हैं नेक्स्ट सैटरडे से। ठीक है, तो बिकॉज बहुत लोगों ने डिमांड की है कि ओपन स्टैक को रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्डिंग की पर्सपेक्टिव में भी, और बहुत सारे नए लोग भी ओपन स्टैक सीखना चाहते हैं। तो नेक्स्ट सैटरडे से हम 4 से 5 वाले स्लॉट में ओपन स्टैक करेंगे अब। ठीक है, तो अभी 3-4 वीक्स के लिए ओपन स्टैक का फुल सेशन चलेगा। आप लोगों में से जो भी इंटरेस्टेड हो, अगर कोई दोबारा से पढ़ना चाहता है, या जिसने मान लो अगर नया अभी तक पढ़ा ही नहीं है वो पढ़ना चाहता है, या किसी फ्रेंड को इनवाइट करना चाहता है, तो आप सबको मतलब बता सकते हो। नेक्स्ट सैटरडे से हम ओपन स्टैक का सेशन शुरू करेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे रिकॉर्डिंग हो जाए, अगर होती है तो वेल एंड गुड, बिकॉज लैपटॉप परेशान करता है। इवन दो वो थ्योरेटिकल होगा ज्यादातर। ओपन स्टैक की लैब बनाऊंगा मैं, आपको बना के दिखाऊंगा, बट वो एक अलग से सेशन दूंगा उसका। ठीक है, तो थ्योरेटिकल पूरा स्क्रैच से, जीरो से, ग्राउंड जीरो से ओपन स्टैक पढ़ेंगे। चलो देन, ठीक है। इस वीक के लिए अलविदा बोलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे। आई होप आप लोगों का वीकडे अच्छा